प्री में भी क्वेश्चन बनते हैं और मेंस में आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। और अभी बिल्कुल इकोनॉमी शुरू हुई है, मैं पहला चैप्टर ही कर रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि आज मैं वो पहला चैप्टर रैप अप कर दूं। ओके, आज रैप अप कर दूंगा तो क्लास फिर मैं कल नहीं लूंगा। ओके, फिर मैं मंडे को, वो ट्यूसडे को क्लास उठाऊंगा, मंडे को तो रक्षाबंधन, ठीक है। तो इसलिए हाँ, मतलब हम आपका जो नेक्स्ट आईआर वाली क्लास है वो कल पे डाल रहे हैं, कल पे डाल रहे हैं, कल वो सर लंबी क्लास ले लेंगे। मैं आज पहला चैप्टर, ये जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट कर दूँ। तो गाइस, इकोनॉमी में आपकी जो मेंस में क्वेश्चंस होते हैं, आपको अभी मेंस के क्वेश्चंस भी दिखाएंगे, वो कॉन्सेप्चुअल्स होते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था 2015 में आईएएस के मेंस में क्वेश्चन पूछा था, और जो आईएएस के मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कभी ना कभी पीसीएस में जरूर पूछे जाए। ये ट्रेंड होता है, जो आईएएस में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया वो पीसीएस से पूछता ही पूछता है। ओके, अब 2015 में क्वेश्चन पूछा था कि अमूमन जनरली इकोनॉमी का जो ग्रेजुअल इवोल्यूशन होता है, ग्रेजुअल जो चलाव होता है, ग्रेजुअल जो इवॉल्व होती है इकोनॉमी, वो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर जाती है। उसने 2015 में आईएएस में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि इंडिया इसमें क्यों एक्सेप्शन है। हाँ, वैसे तो मैं उस दिन में बता चुका था, कोई ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था, इंडिया इसमें क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि इंडिया प्राइमरी सेक्टर से सीधे टर्शरी सेक्टर पर गया है, सेकेंडरी सेक्टर को प्रोमिनेंट है। पर यूएसए की सेकेंडरी सेक्टर तो हर चीज सेकेंडरी सेक्टर है भैया यूएसए की। मैंने उस दिन बताया था, उस दिन आप एब्सेंट है ना यूएसए। अरे हम जिसपे लाइव मेरे बच्चे सुन रहे हैं, जूम यूएसए, हमारे पिज्जा हट यूएसए, डोमिनोज यूएसए, केएफसी यूएसए, नाइकी यूएसए, हम यूएसए से घिरे पड़े हैं भाई। उसने ऐसा ब्रांड बनाया है ना कि आप कुछ भी चीज खरीदोगे, पैसा कोई भी वर्ल्ड में कंप्यूटर बिकेगा, प्रोसेसर तो आईबीएम का ही लगेगा। तभी तो उस दिन मैंने बोला था ना भारत का क्या ब्रांड, तो मुझे याद है मेरे एक स्टूडेंट बोला था सर हल्दीराम। तो भारत सर ये ब्रांड नहीं है, मैकडी इज ए ब्रांड। मैंने आपको उस दिन बताया था वर्ल्ड में मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल सिंबल इज एम, मैकडी का एम। दूर से येलो का एम दिख जाता थोड़ा सा मैकडी आ रहा है, चल गाड़ी रोकेंगे बर्गर खाते हैं। ओके, मोस्ट ये होता है ब्रांड। रोलेक्स जिसमें होता है, रोलेक्स इज ए ब्रांड अभी। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा मेक इन इंडिया, भैया भारत का भी कोई ब्रांड बने, ब्रांड से चीजें बिकती है। खादी इज नॉट ए ब्रांड बेटा, खादी इज अ प्रोडक्ट। अब ऐसे तो आप आयुर्वेद कहोगे बेटा, ये खादी ब्रांड तो मैंने तो कभी नहीं, मैं तो फैब इंडिया जानता हूँ और या वो गांधी आश्रम जानता हूँ, मतलब ट्राइब्स इंडिया, ये सब बहुत बहुत इंटरनेशनल ब्रांड के हिसाब से ये बहुत बचकाने ब्रांड है, मतलब दीज आर नेग्लिजिबल। ब्रांड वो हुआ कि आप चाहें, एक अफ्रीका में देश है माली, जिसकी कैपिटल बमाको है, माली में हो या टिम्बकटू में हो, या आप न्यूजीलैंड में हो, या आप आपके रशिया में हो, या आप नीचे चिली में हो, तो ब्रांड का मतलब ये है वो ब्रांड को सभी लोग जानते हैं, ये ब्रांड है। ओके, तो अभी भारत के हिसाब से कोई ब्रांड ही नहीं है। चाइना कुछ मामलों में ब्रांड बनाने में सक्सेसफुल रहा, जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में चाइना सक्सेसफुल रहा। ओके, तो भारत को ब्रांड बना, अब जैसे भारत में के कई ब्रांड बने थे मोबाइल में, लावा और वो सब चीज, पर उन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट्स को चीप करने के लिए चाइनीज ही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लग गया, ब्रांड बन ही नहीं पाया। ओके, तो हाँ, हल्का सा थोड़ा सा एक लेक्चर को रिकैप करते हैं क्लास। हमने उस दिन लेक्चर में उठाया था सेक्टर्स इन इकोनॉमी। ओके, इकोनॉमी के सॉरी सर, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी ना। हाँ, इकोनॉमी के 3 सेक्टर इन जनरल होते हैं, 3 सेक्टर इन जनरल होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। ओके, प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है बेटा जिसमें जो हमें नेचर देता है, मतलब जो हमें नेचर से मिलता है वो प्राइमरी सेक्टर, मतलब जैसे एग्रीकल्चर हो गया। ओके, देन सेकेंडली आपका फिशरीज हो गई, माइनिंग हो गई, हॉर्टिकल्चर हो गया, ये प्राइमरी सेक्टर। जो देश आपके गरीब देश हैं
या डेवलपिंग देश हैं या एलडीसी लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, उनमें इकोनॉमी क्या होगी? एनर्जी प्रोडक्शन सेकेंडरी सेक्टर में आ जाए, गैस और इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इंडस्ट्रीज है ना, हाइड्रो, वो सब सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। नेचुरल रिसोर्स यूज हो रहा है ना, नेचुरल रिसोर्स तो ऐसे तो फ्लोर मिल्क पतंजलि का रॉ मटेरियल नहीं होगा। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो हमें जो नेचर देगा वो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के बाद अगर उस प्राइमरी सेक्टर को हम इस्तेमाल करें, जैसे सपोज बाबा रामदेव जी ने आपके यहां से गेहूं लिया और अपने यहां फ्लोर मिल्स में उसका पतंजलि का आटा बनाया, तो वो इंडस्ट्री में आटा बना रहे हैं ना, फीस कर रहे हैं, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में। यहां से मिनरल्स उत्खनन हुआ, यहां से मिनरल्स लिए गए और उस मिनरल्स को इंडस्ट्री में जाके प्रोसेस करना शुरू हुआ, सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, तो वर्ल्ड में सबसे पहले क्लास प्राइमरी सेक्टर ही था, वर्ल्ड में सबसे पहले आपके प्राइमरी सेक्टर ही था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले प्राइमरी सेक्टर था। बट जब 1805 में, 1805 1806 में जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन, वर्ल्ड हिस्ट्री आपके यूपी पीसीएस में भी आ चुकी है, उत्तराखंड पीसीएस में भी आ चुकी है, आईएएस में तो है ही, और उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों शुरू हुआ, ओके, किस तरीके से शुरू हुआ, क्या असर हुआ, तो ये आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में बताया जाएगा। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन 1805 1806 में शुरू हुआ, तो उससे हुआ इंडस्ट्रीज लगने लग गई, और जब इंडस्ट्रीज लगने लग गई तो जो गांव से लोग थे वो शहरों को आने लगे, शहर बसने लगे, इंडस्ट्रीज ने ही शहर बसाया। याद करिए, जो आप लोग उत्तराखंड के हैं, हरिद्वार, हरिद्वार के पैरेलल एक छोटा सा शहर है ज्वालापुर। ओके, ज्वालापुर, ज्वालापुर फेमस क्यों हुआ? BHEL, भेल है वहां, जहां भेल है वहां पे लोग आएंगे ही आएंगे, और वहां पे अब ज्वालापुर हरिद्वार को बिल्कुल बराबर का टक्कर। हरिद्वार एक रिलीजियस जगह है, पर ज्वालापुर में क्या नहीं है? ज्वालापुर सब कुछ है ज्वालापुर में, बिकॉज एक कारण, सिर्फ एक के कारण, BHEL भेल है। तो जहां इंडस्ट्रीज होंगी ना, वहां शहर बसेंगे ही बसेंगे, वहां पे केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे ही खुलेंगे, वहां पे हॉस्पिटल्स खुलेंगे ही खुलेंगे, वहां पे स्कूल्स खुलेंगे ही खुलेंगे, वहां पे शॉप खुलेंगे ही खुलेंगी। तो जब इंडस्ट्रीज आई तो शहर बसने शुरू हो गए। अब इंडस्ट्रीज को आगे चलाने के लिए बैंक्स चाहिए, इंडस्ट्रीज को आगे चलाने के लिए इंश्योरेंस चाहिए, भाई बैंकिंग। तो क्या होगा, जब इंडस्ट्रीज लगेंगी तो टर्शरी सेक्टर में आप ही, तो पहले प्राइमरी आता है, फिर सेकेंडरी आता है, फिर टर्शरी। ये तीन सेक्टर हाइपोथेसिस है आपके इकोनॉमी की, जो कि क्लासिकल इकोनॉमी है। ओके, तो अभी हमने दो सेक्टर किए थे, दो सेक्टर किए थे, अब हम टर्शरी सेक्टर करेंगे। और जैसे मैंने कहा ना, मैं अभी क्लास के बाद जो जो लोग ने मेरी पहली क्लास नहीं ली थी, वो मैं आपको लेक्चर फॉरवर्ड कर दूंगा, सो दैट यू कैन हैव दैट फर्स्ट क्लास। ओके, तो लेक्चर आपका पूरा क्लियर कट रिकॉर्डेड आप फॉर्म में लिख जरूर लीजिएगा। हेडिंग डालिए क्लास टर्शरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, टर्शरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, टर्शरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है क्लास, टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर इज द थर्ड सेक्टर, थर्ड सेक्टर in the classic division of, in the classical division of economy, third sector in the classical division of economy, division of economy. This sector is also known as service sector, this sector is also known as service sector, service sector, and is defined by exclusion of the two other sectors, and is defined by the exclusion of two other sectors, two other sectors. Of two other sectors। और बेटा ये पहला चैप्टर है, यहां से इकोनॉमी के आपके कॉन्सेप्ट्स बनना शुरू है। ओके, तो अब मैं आपसे अगर पूछा जाए बेटा आप लोगों से कि इकोनॉमी में एक और फ्रेज यूज किया जाता है, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल।
इसका मतलब क्या होता है? टैंजिबल जिसे आप छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, और इनटैंजिबल जिसे आप फील नहीं कर सकते। ओके, तो सर्विसेज में बेटा इनटैंजिबल चीजें आती, इंडस्ट्री में क्या आएगा? टैंजिबल। सपोज मोबाइल मेकिंग इंडस्ट्री है, टैंजिबल, छू सकते हो ना, छू सकते हो। बट डॉक्टर के यहाँ अपनी सर्विसेज, डॉक्टर के पास, डॉक्टर को, मैं डॉक्टर को दिखाने गया, डॉक्टर ने अपना पर्चा देखा और लिखा, ओके, तो मैं उसकी नॉलेज को छू सकता हूँ? नहीं छू सकता, नहीं छू सकता। मैं किस सेक्टर में हुआ? सर्विस सेक्टर, क्योंकि नॉलेज को आप छू नहीं सकते। आप ये मत बोलना सर मैं तो लिख रहा हूं, वो आप लिख रहे हो अपनी सहूलियत के लिए, मैं जो बोल रहा हूं उसे आप छू नहीं सकते। सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज इंटेंजिबल सेक्टर। मतलब जैसे आप वकील के पास जाए, तो वकील की सर्विस को आप छू नहीं सकते, वो अपनी नॉलेज सर्विस दे रहा है। ओके, डॉक्टर के पास जाएं, टीचर के पास जाएं, बैंकिंग के पास जाएं, अब बैंकिंग में आप कहोगे सर नोट को तो छू सकते हैं, पर बैंकर्स जो सर्विसेज दे रहे हैं उसे आप नहीं छू सकते। तो सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज इंटेंजिबल गुड्स। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होटल्स इंडस्ट्री, इंटेंजिबल गुड्स। तो सर्विस सेक्टर में इंटेंजिबल चीजें आएंगी, सर्विसेज, सर्विसेज को आप इन जनरल छू नहीं सकते। ओके, क्लियर है गाइस? ओके, लिखिए क्लास, इंपॉर्टेंट है। सर्विस सेक्टर are defined in conventional economic literature as, service sectors are defined in conventional, ये सब मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सर्विस सेक्टर्स आर डिफाइंड इन कन्वेंशनल इकोनॉमिक लिटरेचर एज intangible, intangible और इनविजिबल गुड्स, intangible और इनविजिबल गुड्स, intangible और इनविजिबल गुड्स। यहां जितने लोग बैठे हैं ये समझ में आ गया ना, क्योंकि हम जब ये करंट अकाउंट पढ़ेंगे ना तो उसमें भी आएगा टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। ओके, कि ये चीज आप छू सकते हैं, ये चीज नहीं, मतलब जो कोई भी गुड्स हो, कोई गुड्स हो, वो टैंजिबल में ही आएगा। भले ही आप एक छोटी सी चौक बनाएं या आप कार बनाएं, वो टैंजिबल चीज है। बट कोई सर्विस है ना, वो इंटेंजिबल चीज। गुडविल, गुडविल नहीं, गुडविल इंटेंजिबल नहीं। जैसे टीसीएस हो गई, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, तो वो सर्विस सेक्टर की कंपनी है, तो वो जो अपनी जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो इंटेंजिबल। हम्म 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 हम्म। सर उसने अपनी नॉलेज का लगाया ना, टैंजिबल। तुम लैपटॉप मेरे पास लेके आओगे, मैं पेचकस से खोल तो दूंगा, क्या मैं उसे असेंबल कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। पर सर वो जो भाई, ऐसे तो डॉक्टर भी अपनी पर्चे पे लिख रहा है ना, आप उसको पर्चे पे लेके, बट डॉक्टर अपनी पूरे 5 साल का एमबीबीएस की नॉलेज वो पर कर, तो जहां नॉलेज चीज आ जाएगी वो गाइस इंटेंजिबल चीज हो गई है। ये सब सर्विस सेक्टर है बेटा। टेंजिबल कैसे? इंटेंजिबल। भाई सपोज आपने ये फोन मंगाया, उधर सेल से मंगाया, तो ये तो एप्पल ने प्रोड्यूस कराया, एप्पल से ये आया आईफोन, पर अमेजन ने तो सिर्फ इस फोन को आपके तक, सेलर से बायर तक पहुंचाया है। हाँ, अमेजन जो दे रहा है वो इंटेंजिबल है और एप्पल टेंजिबल है। समझ में आ गया ना गाइस? ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट जहां दोनों के इंटरमिंगल, जैसे 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 आपने वही बोला ना, तो वही तो बोला बेटा। देखो आजकल स्पेशलाइजेशन ऐसा आ गया है जहां पे आप कॉम्प्लेक्स कराएंगे, ओके, बट जो सर्विस सेक्टर है ना, वो भले ही कुछ चीजों के जैसे सपोज सपोज अब आप कहोगे, जब मैं अपना ही इंस्टीट्यूट का एग्जांपल दे दूं, इंस्टीट्यूट आपको पढ़ा भी रहा है और इंस्टीट्यूट आपको बुक्स भी दे रहा है। अब बुक्स को तो आप कहते हो सर बुक्स को तो हम छू सकते हैं, तो वो चीज, वो एक अलग पार्ट हो रहा है, वो एक अलग पार्ट चीज है। बट अदरवाइज आई एम इन द सेक्टर ऑफ नॉलेज, आई एम इन द सेक्टर ऑफ नॉलेज, एंड नॉलेज कम्स, नॉलेज को आप टच नहीं कर सकते, नॉलेज इनविजिबल रहती। समझ में आ गया? सर्विसेज इनविजिबल रहती। ओके, अब आप ये कहोगे नहीं सर, हाँ आपके यहाँ तो हमें बुक्स मिली, बुक्स को तो हम छू सकते हैं, बट दैट इज नॉलेज का है ना, नॉलेज को आप नहीं छू सकते। गॉट माई पॉइंट यहाँ पे बेटा? समझ, क्योंकि इकोनॉमी एक ऐसी चीज है ना क्लास,
क्योंकि उसकी जो आपकी जो किताब, एक ही किताब है रमेश सिंह, ओके। वैसे तो इस बार हमने भी किताब जो है लॉन्च की है, वो अच्छी किताब है, ओके। रमेश सिंह बड़ी ही कॉम्प्लेक्स सी किताब है, इतनी इजी गोइंग नहीं है रमेश सिंह कि जो तुरंत समझ में आ जाए, ओके। इसलिए मैं आपको यहाँ बहुत ही आसान भाषा में लिखा रहा हूँ। मेंस में भी उस दिन मैंने भव से ही कहा था, क्योंकि इन्होंने कुछ मेंस का आंसर मेरे से डिस्कस किया था। मैंने कहा था जितना सिंपल आंसर होगा उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जितना कॉम्प्लेक्स आंसर लिखोगे ना, ये सोचकर, क्योंकि हम लोग के स्कूल्स में आदत थी ना, ऐसा लिख के आंसर लिख के आऊंगा कि टीचर देखता ही रह जाएगा। सर ऐसा मत कर देना। जितना टीचर को कष्ट दोगे ना, टीचर अपना सारा कष्ट आपके पेपर में निकाले। यू हैव टू बी वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपका आंसर सेल्फ स्पीकिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये चीज ध्यान रखिएगा, आप वहां प्रेजेंट नहीं होगे चेक कराने के लिए। नहीं सर, जैसे अभी आप मेंस के अभी आपके आंसर राइटिंग शुरू होगी, तो आप क्या कहोगे, नहीं सर, सर इस लाइन का मतलब ये था, इस लाइन का मतलब ये था। तो यहाँ तो तुम मेरे को समझा दे रहे हो, हरिद्वार में या आयोग में दिल्ली में टीचर को समझाओगे कि सर इस आंसर में ये लाइन मैंने इसलिए लिखी थी। आपका आंसर सेल्फ स्पीकिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और वो सिंपल भाषा से ही हो सकता है। यहाँ कोई शशि थरूर नहीं बनना है कि हाँ इतनी कॉम्प्लेक्स इंग्लिश लिखेंगे कि बस, हाँ, कि डिक्शनरी खोलनी पड़ जाएगी। पैर पे कहा कुल्हाड़ी, पॉलिटिक्स नहीं बेटा, ओके। ओके, पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी है, ओके। यू हैव टू बी वेरी सिंपल, ओके। लिखे क्लास, लिखे। एंड डिफाइंड इन कन्वेंशनल इकोनॉमिक लिटरेचर एज टेंजिबल, इनटेंजिबल, defined in conventional economic literature as intangible or service good, invisible goods, full stop. The tertiary sector of economy involves, the tertiary sector of economy involves the provision of services to business, the provision of services to business as well as to the final consumers, as well as to the final consumers, as well as to the final consumers. Full stop. Full stop. May involve transport. Services may involve transport, distribution of distribution and sale of goods, distribution and sale of goods from producer to consumer, from producer to consumer, retailing, retailing, जो बिग बाजार हैं या जो आपके बड़े बड़े शॉप्स हैं, ये सब सर्विस सेक्टर है बेटा। वो वहां से लगा के आपको चीज, आपके घर के बगल की परचून की दुकान भी सर्विस सेक्टर, वो गुड्स कहीं से लेके आ रही है ना, और आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर, ओके। रिटेलिंग, प्रोड्यूस करे, इंडस्ट्री, तभी तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ जाता है। टेंजिबल वही कर चीज कर सकता है जो प्रोड्यूस, ओके। क्लियर है गाइस, ओके, लिख लीजिए। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स, it also involves sector like entertainment, entertainment and other sectors which are considered as, and other sectors which are considered as soft part of the economy, which are considered as soft part of the economy. Uttarakhand pieces question बनेगा, what is soft part of the economy? Sector as soft part of the economy like insurance, tourism, banking, insurance, tourism, banking, education, etc., education, etc. The tertiary sector activities help in, the tertiary sector activities help in development of primary and secondary sectors. The tertiary sector activity help in development of primary and secondary sectors. Activities help in development of primary and secondary sectors.
एग्री और नॉट एग्री? भाई सिंपल बात है, आपको इंडस्ट्री लगानी है तो बैंक से आपको क्या मिल जाएगा? लोन मिल जाएगा। आपको इंडस्ट्री लगानी है या आपने कार खरीदी तो कार का इंश्योरेंस कहां से मिलेगा? इंश्योरेंस कंपनी से। अब आपने इंडस्ट्रीज के साथ लोग आए तो लोगों के बच्चे होंगे तो बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल चाहिए, उनके बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए कॉलेजेस चाहिए, उनको देखने के लिए हॉस्पिटल्स चाहिए। तो टर्शरी सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। और भारत में आज टर्शरी सेक्टर ही, सर्विस सेक्टर ही तो सबसे ज्यादा बूम कर रहा है। समझ में ना, भारत में आज टर्शरी सेक्टर ही तो बूम कर रहा है सबसे ज्यादा। ओके, लिख लीजिए। That it is to be noted that it is to be noted that economic activities in tertiary sector it is to be noted that economic activities in tertiary sector do not produce a good do not produce a goods, but they are an aid or support but they are an aid or support aid and support for the production, aid and support in the production। तो बगैर टर्शरी सेक्टर के सेकेंडरी सेक्टर चल नहीं पाए। तो टर्शरी सेक्टर का होना, भाई सिंपल बात है, एजुकेशन अगर अच्छी नहीं होगी तो अच्छे इंजीनियर्स नहीं हो पाएंगे। अभी एक बार आपके इन्फोसिस के हेड ने कहा तो था कि नारायण मूर्ति ने, कि भारत के, सॉरी अगर आप में से कोई जो इंजीनियर्स बैठा है, ओके, कि भारत के 80% इंजीनियर्स मतलब उनके पास स्किल्स नहीं है, क्योंकि उन्होंने चीजों को रटा है, चीजों को समझा नहीं, इसलिए अनएम्प्लॉयड रहते हैं मोस्टली इंजीनियर। और इसलिए सबसे ज्यादा इंजीनियर्स ही आपके अदर फील्ड में आप देखोगे, कोई आईएएस बन जा रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जा रहा है, ओके, मतलब अलग अलग फील्ड में जगह जाते हैं, अपनी फील्ड को छोड़कर इंजीनियर्स बाकी सब जगह ट्राई करते हैं। ओके, बिकॉज वही ना, हमारे हमारे सिस्टम की फॉल्ट है, हम रटन विद्या पे ज्यादा फोकस करते हैं। और ऐसे में जब उन्हें रियलाइज होता है यूपीएससी या पीसीएस सिविल सर्विस में आपका क्या रटन विद्या क्या है? कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप चाहे अपर पीसीएस के लिए हो, लोअर पीसीएस के लिए हो, आईएएस के लिए हो, मेंस तो सभी के लिए लिखना है ना, मेंस में आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देखी जाए। इसलिए रटन विद्या नहीं है, चीजों को समझोगे आराम से अपने आप अपनी भाषा में आंसर लिखोगे। क्लियर गाइस? तो टर्शरी सेक्टर में जो है, टर्शरी सेक्टर आपके इंडस्ट्री, आपके सेकेंडरी सेक्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर टर्शरी सेक्टर स्ट्रांग नहीं है तो सेकेंडरी सेक्टर स्टैब्लिश नहीं। अब जैसे भारत में अभी सेकेंडरी सेक्टर उतना स्ट्रांग नहीं है, कम है इंडस्ट्रीज में, पर भारत में टर्शरी सेक्टर बड़ा स्ट्रांग। तो अगर भारत सरकार सेकेंडरी सेक्टर पे इंफेसिस दे तो भारत एक बहुत बड़ा सेकेंडरी सेक्टर का हब बन सकता है। एप्पल आईफोन भारत में बनने लग गए, आपने देखा कल की न्यूज होगी, गूगल पिक्सल भी भारत, हाँ, गूगल पिक्सल के जो गूगल पिक्सल 9 आ रहे हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग, सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज्यादा, भाई मैन्युफैक्चरिंग होगी बेटा तो नौकरियां मिलेंगी ना। आपके हिसाब से एक चीज पूछता हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ सब सरकारी नौकरी अफसर बनने के लिए बैठे हो, टोटल सरकारी जॉब भारत में कितने परसेंट लोगों के पास होगा? दो, बल्कि दो से भी कुछ पॉइंट कम है, 1.8 समथिंग पर परसेंट। बाकी अभी पढ़ाऊंगा, अभी सेक्टर आ रहा है ना, सेक्टर के बाद एक चीज पढ़ाऊंगा, सेक्टर के बाद आज मैं ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा पढ़ा करके ना खत्म कर लूंगा, क्योंकि आज ये लास्ट लेक्चर है। ये भी एक डिवीजन है, क्योंकि एक इकोनॉमी का पहला चैप्टर है ना, ये आपको इकोनॉमी की ये सब चीजें मालूम है, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हाँ, भारत में सिर्फ 8 या 8.5% ऑर्गेनाइज सेक्टर,
और भारत में अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो भव बताएगा, भव मैं किस में हूं? वेरी गुड, अनऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज, हाँ अनऑर्गेनाइज, ओके ओके। और अगर हमारे क्या सपोज एम्प्लॉयज ने यूनियन बना ली और मैं अगर ईपीएफ देने लग गया, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ओके, ऑर्गेनाइज सेक्टर में भारत में सिर्फ 8% लोग आते हैं। मतलब ये 8% वो हैं जो अपनी यूनियन बना सकते हैं, जिनको एक महीने की वेज मिल रही है, चाहे आप टीसीएस में काम करो, टाटा में काम करो, रिलायंस में काम करो, या कोई बड़ी कंपनी में काम करो, या गवर्नमेंट के अंदर काम करो, आप ऑर्गेनाइज सेक्टर। उसके अलावा आप अनऑर्गेनाइज, किसान हो, मैं हूं, ओके सपोज, हाँ बोलो बेटा। स्कूल्स, आपके जो स्कूल्स हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। यूनिवर्सिटीज जो हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, वो ऑर्गेनाइज, वो ऑर्गेनाइज, वो ईपीएफ होता है, नहीं होता है, मतलब अब जैसे गवर्नमेंट स्कूल, अगर गवर्नमेंट स्कूल होगा तो ऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि उनकी अपनी यूनियंस है ना। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिनका कोई यूनियन नहीं होता है, जिनके वर्कर्स के कोई राइट्स नहीं होते हैं, ओके, वो अपने हिसाब से, जो उनके एम्प्लॉयर्स होते हैं वो अपने हिसाब से काम करते। बेटा ये जो मैं चीज बता रहा हूं ना, ये बिल्कुल बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी है, इसलिए कि अगर यहाँ इकोनॉमी क्लियर हो गई ना, इसके ऊपर मैं फिर आपकी बिल्डिंग मैं बना दूं, सारा चीज समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें कई जगह आता है। आप कभी बजट पढ़ो, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो, हमेशा आता ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब बच्चों को यही नहीं समझना ऑर्गेनाइज सेक्टर होता क्या, ऑर्गेनाइज सेक्टर। और बेटा इसीलिए भारत में डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स बहुत कम है। डायरेक्ट टैक्स कितने परसेंट लोग देता है? 8%। लोग कहते हैं ना सरकार के पास, सरकार के पास पैसा है ही नहीं भाई, 8% लोग तो टैक्स देते हैं। भारत में 100%। भाई देखो सिंपल बात है, मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हूँ, भले मैं ऐसा करता नहीं हूँ, फिर मैं लाइव बोल रहा हूँ मैं ऐसा करता नहीं हूँ, पर मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हूँ, तो मैं, मेरी इनकम सरकार वही मानेगी जो मैं शो करूँ। आधे ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर अपनी इनकम शो ही नहीं करता, आधे ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर इनकम नहीं शो करता। आप देख लो, मतलब ये एसले हॉल में वो जो चाउमीन वाला ठेला, वो सरदार जी जो होते हैं ना, बॉबी टूब, उसकी मतलब मेरे क्या, मेरे एक स्टूडेंट बता रहा था कि वो डैट सिंह सूप बार डैट राजपुर रोड में, कहने सर उसकी पर डे की, अब इसका मतलब ये नहीं कि सुन करके आप सोचोगे कि मैं सूप बार लगा देता हूँ, ओके, उसकी सर कह रहे पर डे की उसकी इन जनरल 1.7 लाख के ऊपर का कमाई, हाँ एक दिन पर, मतलब पर डे का, वीकेंड का, वीकेंड कलेक्शन 1.7 1.5 के बीच, वीकेंड्स, वीकेंड सैटरडे संडे है। हाँ सर, और क्या मतलब ये, अब जो, वो तो चलो सिंह सुबार के उसने राजपुर रोड में रखा है, वो बॉबी सुबार वो आराम से 70-80 हजार तो पर डे का वो ऐसे ही उठा रहा है, 50-60 हजार, मतलब पर डे 50-60 हजार। और उसके आपने ना, एक सचिवालय से वर्कर निकलता है, एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क होता है ना, यूडीसी एनएलडीसी, एक सचिवालय से अपनी ऑल्टो K10 में बैठ करके एलडीसी निकलता है, और उसके सामने अकड़ के आता है, हाँ भाई एक हाफ प्लेट चाउमीन कर देना। तो अभी मैं कल परसों ही पढ़ा, क्योंकि क्लास इन दिनों, जैसे आप लोगों का कुछ नए स्टूडेंट को तो मैंने फिलहाल सैंपल के रूप में भेज दिया, पुराने स्टूडेंट को, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं, मैं इन दिनों 3-4 दिन से, जब मैं नहीं आ पा रहा था तो मैं चीजें कंपाइल कर रहा था। गवर्नमेंट स्कीम्स की पार्ट 1 की पीडीएफ बन चुकी है, ऐसी 3 पीडीएफ बनेंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मैं 2 दिन सारी गवर्नमेंट स्कीम स्टडी की, और पूरा मैंने इसका पीडीएफ क्रिएट कर दिया, क्योंकि इस पे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, चाहे प्री हो चाहे मेन्स हो, गवर्नमेंट स्कीम पे। तो मैं कल परसों तक मेरी ये वेबसाइट में अपलोड हो जाएगी, आपको लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड जरूर कर लेना गवर्नमेंट से, ओके। तो मैं कल परसों एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा था इन्फोसिस की स्टार्टअप सैलरी इस समय 25,000 रुपए पर मंथ है। इन्फोसिस की स्टार्टअप सैलरी 25,000 पर मंथ है। और एनसीआर में मोमो स्टॉल का हेल्पर की सैलरी 30,000 रुपए पर मंथ। एनसीआर में मोमो की स्टॉल का हेल्पर, हेल्पर
जो उसे सिर्फ हेल्प करेगा बर्तन वर्तन माज के या चीजें अलग रख के, उसकी 30,000 रुपए पर मंथ। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर, इंफोसिस वाला बंदा ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, पर जो 30,000 रुपए या 35,000 रुपए या 40,000 रुपए कमा रहा है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर। समझ पा रहे हो ना, ऑर्गेनाइज क्या है, अनऑर्गेनाइज क्या है। अब सरकार के पास डायरेक्ट टैक्स किससे आता है, ऑर्गेनाइज से आता है। कल को आप अधिकारी बन जाओगे, कल को आप एसडीएम बन जाओगे, तो आप कहोगे सबसे ज्यादा दिक्कत सरकारी, और क्योंकि पास मेरे फादर भी सरकारी ऑफिसर रहे हैं, मार्च में बड़ी दिक्कत, क्योंकि मार्च में जो सैलरी आती है वो कट कटा करके, टैक्स कट करके आती है। ओके, तो आपकी सैलरी मार्च में टैक्स कट करके ही आएगी, जो एडजस्टमेंट होगा सरकार काट ही लेती है टैक्स। पर अनऑर्गेनाइज वाले क्या होंगे, उन्हें खुद बताना पड़ता है कि मेरी कितनी इनकम है। अब कितने सारे आपने देखा होगा ना, जब दिल्ली में वो हुआ था किसान आंदोलन, रेंज रोवर मर्सिडीज से आए और कहते हैं हम किसान हैं। ओके, तो अब किसान हैं, किस सेक्टर में हैं आप, अनऑर्गेनाइज। क्या वो अपनी इनकम दिखाते होंगे? तो भारत से काफी, हाँ तो वही है। ओके, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो यही चीज अभी मैं आपको पूरा डिफिनीशन के साथ बताऊंगा, व्हाट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर, व्हाट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये इंडियंस की मेंटेलिटी है, परमानेंसी भी कह सकते हो, कुछ मेंटेलिटी है इंडियंस की। हम इंडियंस को ना ऑफिस जॉब करने में मजा आता है, हुक्म बजाने में बहुत मजा आता है। ऊपर से ऑर्डर आएगा, यस सर, बिल्कुल सर, ओके कर देंगे सर। ओके, तो वो चीज है, हम इंडियंस की यही मेंटेलिटी। अमेरिकन, दे आर बॉर्न ऑन्टरप्रीन्योर, जस्ट लाइक गुजराती, इंडिया में गुजराती। भारत के कुछ स्टेट्स दीवाने हैं सरकारी सर्विसेज के, और भारत के कुछ स्टेट्स सरकारी सर्विस को ज्यादा पसंद नहीं करते, जैसे गुजरात एंड महाराष्ट्र। यहाँ ज्यादा सरकारी सर्विस को पसंद नहीं किया जाता, वो अपना बिजनेस है, वो कहते हैं हम बिजनेस क्रिएट करें, हमारे अंडर लोग काम करें। ओके, और उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मतलब कहने का मतलब ये है, अब देखो यहाँ भी इकोनॉमी आ गई, जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं या जिनमें इनकम कम है, गरीबी ज्यादा है, फ्यूडल आउटलुक ज्यादा, फ्यूडल आउट, अब इसे मेंस के रूप में समझो, क्वेश्चन पूछ लिया अगर आपसे इंटरव्यू में, फ्यूडल आउटलुक ज्यादा है, तो उन्हें अपना अथॉरिटी दिखाने में मजा आता, तो वो सरकारी सर्विस के लिए गए, मैं सरकार में हूं, मैं ओके, मैं हाँ मैं एसडीएम हूं, मैं डीएसपी हूं। और वही जहां पे एजुकेशन है, जहां आपके पास स्किल्स हैं, वो आप बिजनेस में, बिजनेस में ग्रोथ का अपर लिमिट कुछ नहीं। अब दिव्यकीर्ति सर को खुद नहीं मालूम होगा कि उनकी इनकम पर डे का उनका जो कोर्स है कितना बिकता होगा, सिंपल बात है, बिकॉज ही इज एन एंटरप्रेन्योर। ओके, तो बिजनेस का अपर लिमिट नहीं है, और सर्विस का हमेशा अपर लिमिट, समझ में आया, मतलब अगर आप नॉर्मल रूप से काम करें तो, मतलब भ्रष्टाचार करेंगे तो फिर तो उसमें भी अपर लिमिट नहीं है, पर नॉर्मल रूप से काम करें तो क्या मैंने बताया ना कल, मैं कई बार बता चुका हूँ, लोअर पीसीएस में मैक्सिमम तनख्वाह कितनी है शुरुआत की, 45,000, 45,000। मेरे स्टूडेंट्स इतने सारे लोअर पीसीएस ऑफिसर बन चुके हैं, 45,000, 45,000, 45,000 गाइस, एक 5-4 की फैमिली में, मतलब अगर आप एवरेज अभी खर्चोगे 10-11 हजार की, तो ग्रोसरीज और चार सारी चीज आ जाती है। ओके, बच्चों का अगर आपके 2 किड्स है, तो ट्यूशन और मिलाकर के उनके करीब 10,000 आ जाता है, 10,000 कन्वेंस में चला जाता है, मतलब आपको 45,000 में कुछ बचता ही नहीं है। तभी तो मैंने कहा अगर आपको सही जिंदगी जीनी है, तो क्लास 1 या क्लास 2 गेस्टेड सर्विस, या तो आईएएस बन जाओ या पीसीएस बनो, मतलब एटलीस्ट आपके पास 80,000 से ऊपर का मंथ में आएगा, तब आप एक डिसेंट लाइफ मतलब बिता सकते हैं। नहीं तो 45,000 में फिर तो आप वही देखोगे कहाँ से मेरे को ऊपर से पैसा मिले। 45,000 मतलब लोग, नौकरी नहीं है इसलिए लोग वन रक्षक बनना चाहते हैं, मतलब सिपाही में भर्ती होना चाहते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट यू विल नॉट गिव अ गुड क्वालिटी लाइफ टू द फ्यूचर। आपके जो फ्यूचर बच्चे होंगे उनको आप क्वालिटी लाइफ दे ही नहीं सकते। वो कहेगा बच्चे पापा मेरे को तो एडिडास ही चाहिए, अब आप जाओगे एडिडास, अरे 8,000 का जूता है, सैलरी 45,000 है, कैसे खरीद पाओगे बेटा, ये तभी तो मैं कहता हूँ बेटा अभी अब मौका है मेहनत करने का, आपको अपना फ्यूचर जनरेशन सुधारना है ना, तो अभी मौका है, नहीं तो 30-35 के बाद मौका नहीं मिलेगा, फिर तो जुगाड़ करना पड़ेगा कि कोई कौन नौकरी देता है।
इसलिए कह रहा क्वालिटी आपको दे रहा हूँ, क्वालिटी को एक्सेप्ट करो, क्वालिटी को रिवाइज करो और एग्जाम क्रैक कर दो। ओके, और वो भी मैं अपने स्टूडेंट को कभी ये नहीं कहता कि वो, हाँ लोअर पीसेस से बेटर तो मैं कहूंगा आरओ है, रिव्यू ऑफिसर, 72,000 रुपये महीना मिलता है, और वो भी दो ही शहर मिलेंगे, या तो देहरादून या हरिद्वार। तो जब आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिलता है, तो अच्छा डिपार्टमेंट मिलता है, ओके, अच्छा डिपार्टमेंट मिलता है, आरओ इज बेटर, आरओ इज बेटर, अपर पीसेस इज बेटर, लोअर पीसेस है बट यू नो, ओके, मतलब अच्छी पोस्ट होनी चाहिए, ओके, अच्छी पोस्ट होनी चाहिए, ओके। नहीं तो अगर आप बहुत सिंपल रहोगे ना, 45 में होता क्या गाइस, 45 तो मतलब आप जब खर्च करने आओगे तो 60-70 हजार तो लोगों के खर्चे हो जाते हैं, 45,000 में फिर आपका कर का क्या होगा, ओके, क्लियर गाइस। तो टर्शरी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर में जो मोस्टली जो थोड़ा बहुत एरिया है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का है, क्लियर गाइस। हेडिंग, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए क्लास, क्वार्टरनरी सेक्टर, क्वार्टरनरी सेक्टर, क्वार्टरनरी सेक्टर, ओके। ये ये मॉडर्न इकोनॉमी कहती है, मॉडर्न इकोनॉमी। पहले जो हमने तीन देखा, ये तो ट्रेडिशनल इकोनॉमी कहती है कि तीन सेक्टर हाइपोथेसिस होती है। क्वार्टरनरी सेक्टर मतलब होता है, इसे हिंदी में कहते हैं चतुर्थ क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, ओके, ये है हिंदी में से कहते हैं बेटा चतुर्थ क्षेत्र। अच्छा, एक चीज है प्लीज, एक टर्शियरी सेक्टर में दो लाइनें लिख दो, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लिख दो लिख दो लिख दो, मेरे को मैं भूल गया था, लिखेगा। द एम्प्लॉयज इन टर्शियरी सेक्टर, द एम्प्लॉयज इन टर्शियरी सेक्टर are generally known as white collar jobs or white collar workers. The employees in tertiary sector are generally known as white collar jobs or white collar workers. The pink collar jobs, the pink collar jobs also comes under, the pink collar jobs also come under the tertiary sector. अभी सब प्रीलिम्स या मेंस में आप लिखोगे आखिरी में, डिफाइन टर्शियरी सेक्टर, तो ये सब लिखोगे, पिंक कॉलर जॉब्स आल्सो कम अंडर टर्शियरी सेक्टर, but these are the occupation which are generally done by, these are the occupations which are generally done by women or females, women or females, like babysitter, nurse, these are the occupation pink collar jobs. टी प्लांटेशन, यस, पिंक कॉलर जॉब, जिसमें मोस्टली फीमेल्स हो, उन्हें पिंक कॉलर जॉब, ओके, लाइक बेबी सिटर, नर्स, फ्लोरिस्ट, ओके, ये दीज आर नॉन पिंक कॉलर जॉब। अदरवाइज टर्शियरी सेक्टर में जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें कहेंगे व्हाइट कॉलर जॉब्स। हम इंडियन, जो आपने पूछा था ना कि हम इंडियंस के क्यों दीवानगी है, हम लोग ना व्हाइट कॉलर जॉब के प्रति दीवान, हाँ, अब वो एक्सेप्शन है, वैसे तो चाइल्ड लेबर के हिसाब से आप नहीं कर रहा वो, बट मोस्टली जिसमें वुमेन इन्वॉल्व हो, मोस्टली। अब नर्स, जेंट्स तो नहीं होते ना नर्स, वो एक्सेप्शन है। मैं पढ़ाऊंगा बेटा, पॉलिटी मेरी अंडर में आता ही, मैं पढ़ाऊंगा ना एम्प्लॉयमेंट में, कुछ एम्प्लॉयमेंट जैसे आर्टिकल 16 क्या कहता है, सरकार नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगी। मैं क्योंकि आई एम, ध्यान रखिए कि इंडियन पॉलिटी में ही पढ़ाऊंगा मेंस के हिसाब से, तो आर्टिकल 16 कहता है सरकार एम्प्लॉयमेंट में भेदभाव नहीं करेगी। तो पर सरकार कई बार जेंडर के ऊपर भेदभाव कर सकती है, सरकार कई बार रिलीजन के ऊपर भी भेदभाव कर सकती है। जैसे आर्मी में चारों धर्म के वो चाहिए होते हैं पुजारी, मतलब वहां पे पंडित जी भी चाहिए, वहां पे मौलवी भी चाहिए, ज्ञानी जी भी चाहिए, और फादर भी चाहिए क्रिश्चियन के। तो सपोज मैं अगर हिंदू धर्म का प्रकांड विद्वान हूं, मैंने सारे वेद सब चीज पढ़ा, बट मैं अगर ब्राह्मण नहीं हूं ना, तो मैं आर्मी में उस जॉब के लिए अप्लाई नहीं, समझ लो ना। जब कभी आप देखोगे हर रेजिमेंट का अपना एक पुजारी होता है,
हर रेजिमेंट का अपना एक मौलवी होता है, हर रेजिमेंट का अपने एक फादर होते हैं, और हर रेजिमेंट के अपने ज्ञानी जी होते हैं जो सरदार में। ओके, तो ये नहीं कि अगर आपको सपोज आपने कुरान पूरी तरह कंठस्थ कर ली, सारे आयतें हदीस सब मालूम है, बट क्योंकि आप मुस्लिम नहीं है ना, इसलिए आपको जॉब वो नहीं मिलेगी आर्मी के। तो वहां रिलीजन, वहां पर ये नहीं कहा जाएगा कि सर आर्टिकल 16 क्या क्या है। इसी तरह के आर्टिकल 16 में कुछ जॉब्स स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होता है कि लेडीज ही करेंगी, उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। ये सब मैं डिटेल से आपको एग्जाम्पल के साथ सुप्रीम कोर्ट के केसेस के साथ पढ़ाऊंगा व्हेन आई विल टेक द पॉलिटी। ओके, तो वहां पे एक्सेप्शंस हैं, तो नर्स के जॉब मोस्टली लेडीज ही करते हैं। ओके, क्लियर है गाइस? ओके, तो उसे पिंक कॉलर जॉब करते हैं। अब लिखते हैं क्लास क्वार्टरनरी सेक्टर। ओके, क्वार्टरनरी सेक्टर एक नया सेक्टर है जो आज के इकोनॉमी के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट। ये चतुर्थ, ये आपके नया सेक्टर है। नया सेक्टर, इस सेक्टर के अंदर क्या आता है? एक सेक्टर के अंदर, वेरी गुड, इस सेक्टर के अंदर आता है क्लास R&D। ओके, बगैर R&D के कोई चीज आगे बढ़ ही नहीं सकती। अगर आपके पास R&D नहीं है तो चीज नहीं बढ़ सकती। ओके, अब जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन कैसे इवॉल्व हुई? R&D से इवॉल्व। ओके, हर फार्मा इंडस्ट्री में R&D तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कोई भी कंपनी हो उसके पास एक R&D विंग तो होगा ही होगा। ओके, हाँ, हर कोई, एप्पल, वो अब आईफोन 16 सितंबर में लॉन्च हो जाएगा, तो आईफोन 16 के बाद सितंबर लॉन्च हो जाएगा, उनका नेक्स्ट विंग R&D जो विंग होगी वो किस पे काम करेगी? आईफोन 17 पे काम करना, क्योंकि तभी ग्रोथ होगी। हमारे यहाँ जो विंग है, जो मतलब जो हमारा जो कंटेंट डेवलपमेंट विंग है, एक तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही तो विंग है, जो भले ही उसका मैं भी पार्ट हूँ। कल जो मैंने शायद अभी इनको भी थोड़ा गवर्नमेंट स्कीम भेजी और आपको भी गवर्नमेंट स्कीम भेजी। ओके, कल मैं पब्लिकली डाल दूंगा। ओके, गवर्नमेंट स्कीम कल वेबसाइट में अपलोड हो जाएंगी। ओके, तो अब वो चीज हमने और हमारे कंटेंट वालों ने मिलकर के कंपाइल की है ना सारी चीज, मतलब राइट फ्रॉम हृदय स्कीम और आपके ICDS, जितनी स्कीम्स हैं, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की, किस साल लॉन्च हुई, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, और क्या उसके सेलिएंट फीचर्स, प्री मेंस सारा कुछ कंप्लीट। ओके, तो ये एक नया विंग है जिसके जिसके बगैर कोई भी कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती। गवर्नमेंट का भी अपना R&D विंग है। ओके, चाहे आप इसरो देख लीजिए, आज इसरो का ने EOS-8 लॉन्च किया है। EOS का फुल फॉर्म, EOS आज जो सैटेलाइट लॉन्च हुई है, इसने देखा भी नहीं, मैंने फेसबुक पे भी अपलोड किया, मैंने व्हाट्सएप पे भी डाला, मैंने टेलीग्राम पे भी डाला। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, EOS किस 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 रॉकेट से लॉन्च हुआ था? SSLV, SSLV से लॉन्च हुआ था। पढ़ लेना, बहुत डिटेल से मैंने डाला है व्हाट्सएप में। ओके, फेसबुक में भी डाला है, टेलीग्राम में भी डाला है। ओके, तो सारा सेलिएंट फीचर्स डाल रखा है उसमें मैंने। ओके, तो चाहे वो इसरो हो, अब जैसे इसरो इस समय नेक्स्ट पे क्या रिसर्च कर रहा है? गगनयान। ओके, ताकि ये एस्ट्रोनॉट पे, तो वो R&D भी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डिजाइन। ओके, जैसे मैंने उस दिन आपको एग्जांपल दिया था, एशिया का पहला रेलवे का रिसर्च डेवलपमेंट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन RDSO लखनऊ में, ये एशिया का पहला रेलवे का। ओके, ओके, तो RDSO, तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें काफी नॉलेजेबल लोग आते हैं, इसलिए इस सेक्टर के में जो लोग काम करते हैं उन्हें कहते हैं गोल्डन कॉलर जॉब वर्कर। समझ में आ गया? मैंने आपको लाइन से सारे जॉब्स वर्कर बता दिया। मैंने आपको ब्लू कॉलर जॉब वर्कर भी बताया, मैंने पिंक कॉलर जॉब वर्कर, मैंने व्हाइट कॉलर जॉब वर्कर, उससे पहले मैंने ग्रे कॉलर जॉब वर्कर बताए थे, और मैंने अब इसमें जो काम करते हैं उन्हें कहते हैं गोल्डन कॉलर जॉब। मतलब ये अपनी नॉलेज बेस पे काम करते हैं, इनके पास नॉलेज होता है, तो ये अपनी नॉलेज पे। ओके, तो ये पहले क्या होता था, इस विंग को टर्शरी सेक्टर में माना जाता, बट अब R&D विंग को टर्शरी सेक्टर से क्वार्टरनरी सेक्टर, चतुर्थ क्षेत्र, जो जहां पे आपकी नॉलेज काम आए, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्लियर है गाइस? ओके, लिखे क्लास। नेक्स्ट, क्वार्टरनरी सेक्टर। क्वार्टरनरी सेक्टर, द क्वार्टरनरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, the quaternary sector of the economy is the extension of the quaternary sector of the economy is the extension of three sector hypothesis.
ध्यान रखना उत्तराखंड PCS में अगर 2 मार्कर या 5 मार्कर आ गया तो ऐसे ही लिखोगे, इज द एक्सटेंशन ऑफ 3 सेक्टर हाइपोथेसिस। It principally concerns the intellectual services. It principally concerns the intellectual services. Concerns the intellectual services like information generation, information sharing, information sharing, consultation, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब जैसे TCS हो गया, 4th सेक्टर में आता है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। वो सिर्फ कंसल्टेंसी, अगर किसी को नहीं मालूम है TCS करती क्या, TCS कुछ नहीं बनाती है, TCS सलाह देती है कि कैसे आपकी कंपनी को प्रॉफिट में लाया। वहां लॉस मेकिंग कंपनियां आती हैं कि सर हमारी कंपनी 5 साल से लॉस चल रही है और हमें या हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, तो TCS आपकी कंपनी को स्टडी करेगी, सारा एक एक चीज देखेगी और फिर वो अपने आइडियाज देगी और उसका TCS मतलब पैसा लेती है। तो TCS अपना नॉलेज शेयर कर रही है। तो TCS इज नॉट इन द 3 सेक्टर, TCS कम्स इन द 4th क्वाटरनरी सेक्टर। समझ में आ रहा है ना क्लास? ओके, लिख लीजिए क्लास। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फर्स्ट ऑफ it is sometimes incorporated into tertiary sector. It is sometimes incorporated into tertiary sector, but modern economists are of the view that it is totally a separate sector. It is totally a separate sector which provide totally a separate sector, ये अपने बिल्कुल अलग सेक्टर है। It is totally a separate sector which provides intellectual services, which are distinct enough from the above 3 sectors, therefore it is also known as knowledge sector. अब प्रीलिम्स से क्वेश्चन बन जाएगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा सेक्टर नॉलेज सेक्टर कहलाएगा। तो क्वाटरनरी सेक्टर, नॉलेज सेक्टर, इट इज नोन एज नॉलेज सेक्टर, and the workers who are in tertiary sector are known as golden collar job workers, and the workers who are in the quaternary sector are known as golden collar job workers। यहाँ वर्कर का मतलब ये मत समझना ना प्यून, मतलब डेफिनेटली जो उस लेवल के लोग हों। ओके, गोल्डन कॉलर जॉब वर्कर्स। ड्यूरिंग द कोविड, करंट एग्जाम्पल दे रहे हैं, ड्यूरिंग द कोविड the pharmaceutical industry becomes most valuable. And it evolved only in those countries, which have highly educated workforce, and it evolved only in those countries which have highly educated workforce, तो भाई अगर आपके पास फार्मा अच्छी कंपनी है, भारत, अभी ये सब WTO में पढ़ाऊंगा, इकोनॉमी में WTO में पढ़ाऊंगा। WTO में जब उठाऊंगा जेनरिक मेडिसिन, जो कि WTO में एक कॉन्सेप्ट आता है आपके एक तरीके से
कि जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आता है, आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर क्या होता है, तो जब आईपीआर आता है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आती हैं, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आती हैं तो आपके आता है जो पेटेंट, पेटेंट ये सब चीजें। पेटेंट क्या है, भारत में पेटेंट लॉ क्या है, भारत में पेटेंट लॉ का किस तरह से एडमेंट हुआ, ओके, डब्ल्यूटीओ ने किस तरीके से पेटेंट लॉ का चीज किया। अब आप क्लियरली डिस्टिंग करोगे कि ये जो लेक्चर है ना, ये प्री कम मेंस लेक्चर। यहाँ ये सिर्फ नहीं हो जाएगा कि पेटेंट क्या होता है, यहाँ आपको पूरा समझाऊंगा कि पेटेंट क्या है, भारत में पहला पेटेंट लॉ कब बना, पेटेंट लॉ के भारत में क्या क्या दिक्कतें हैं पेटेंट लॉ, ये सब पूरा मेंस है। ओके, फिर जो पेटेंट है, अब भारत फॉरेन कंपनी तो पेटेंट लेकर के आती है, तो भारत में जेनरिक मेडिसिन क्या, अब क्वेश्चन है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय जेनरिक मेडिसिन, ये जेनरिक मेडिसिन होती क्या है, मतलब वही फॉरेन की दवाइयां पर कंपनी इंडिया सॉल्ट, ओके, उसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स से सॉल्ट देख लिया, सॉल्ट से उल्टा बनाने की, इसलिए समटाइम्स जेनरिक मेडिसिन आर नॉट दैट इफेक्टिव एज कंपेयर्ड टू द ओरिजिनल मेडिसिन। मैं खुद ही डायबिटिक, मैं डायबिटिक हूं तो मैं ओरिजिनल मेडिसिन लेता हूं, मतलब ये डॉक्टर साहब आजकल होता है कि डॉक्टर साहब को मिल जाता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उन्हें हैवी पैसा दे देती है, तो मैंने डॉक्टर साहब लगा कि सर ये नहीं, मेरे को ओरिजिनल, फिर उन्होंने गैल्वेस्मेट मतलब जो ग्लेनमार्क बनाती है वो मेरे को ओरिजिनल लिखी, क्योंकि उन्होंने ऐसी मेडिसिन लिखी थी जो मेरे एरिया में मिल ही नहीं रही। मेरे फार्मासिस्ट ने कहा कि सर इसका ओरिजिनल सॉल्ट ये है, आप गैल्वेस्मेट पाओ। तो मैं गया सर ये ले लो कि हाँ सर ये तो बेस्ट है, हमने कहा सर जब ये बेस्ट थी तो फिर आपने वो क्यों लिखी, ओके, ओपनली उन्होंने कहा हाँ सर ये तो बेस्ट है, हमने कहा सर जब ये बेस्ट थी तो आपने मेरे को वो क्यों लिखी, ओके। तो generic medicines are for the developing countries and poor countries. India becomes a hub for generic medicines, और generic medicines ही हम बना करके अफ्रीका और बाकी कंट्रीज में बेचते हैं, और भारत generic medicine से खूब पैसा कमाता है। भारत की जो सिप्ला है, रेनबैक्सी हैं, ओके, ये जो कंपनियां है ना भयंकर पैसा छापती है जेनरिक मेडिसिन, क्योंकि जो असली मेडिसिन होती है बेटा वो बहुत महंगी, जो असल मेडिसिन होती है बहुत महंगी होती, एलडीसी मतलब लीस्ट डेवलप कंट्रीज नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनको चाहिए सस्ती दवा, सस्ती दवा बड़ी बड़ी कंपनियां बना नहीं सकती। क्यों नहीं बना सकती बड़ी बड़ी कंपनियां, क्योंकि उन्होंने आर&डी में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए। हम क्या करते हैं, अब ये सब चीजें डब्ल्यूटीओ मानेंगे बहुत अच्छी तरह, हम इसी कारण से इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर का इंटरनेशनली फार्मास्यूटिकल के साथ बना रहता है। वो आर&डी करके एक दवा बनाते हैं जिसमें उन्होंने करोड़ों डॉलर खर्च कर दी, और हम भारतीय कंपनियां उसको कॉपी करके उसी का सस्ता प्रोडक्ट बना देती हैं और उसकी 1/3 प्राइस। तो लोग कौन सा प्रोडक्ट खरीदेंगे, भारत का प्रोडक्ट खरीदेंगे, और वो ये भारत को डब्ल्यूटीओ में खींचते हैं कि सर आपने हमारा मतलब, और इंडिया कहता है हम लोगों का भला कर, हम लोगों को जान से बचा रहे हैं। ये सब चीजें डिटेल से पढ़ेंगे डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल सा नहीं है गाइस, थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। जैसे मैं कई बार बोलता ना, आपने कॉपी राइट समझ रखा होगा, वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ में पढ़ेंगे कॉपी लेफ्ट क्या होता है। कॉपी राइट तो सब, कॉपी लेफ्ट आप जितने मोबाइल फोन में जितना फ्री वो है एप्स, वो सब कॉपी लेफ्ट है, फ्री एप्स, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स जैसे सपोज आपने कोई कोड बनाया और आपने वो कोड पब्लिक के लिए छोड़ दिया, पर आप उसका कोई चार्ज नहीं ले रहे हो, तो देन इट इज नॉट कॉपी राइट, इट इज कॉपी लेफ्ट, उसमें सी उल्टा बना, कॉपी लेफ्ट। ये सब चीजें डब्ल्यूटीओ में आएंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सिद्धांत सर पढ़ाएंगे डब्ल्यूटीओ में। ओके, आई विल टेक डब्ल्यूटीओ, ओके। तो वो मेंस के हिसाब से आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बना है मेंस में, बना है उत्तराखंड पीसेस, उत्तर प्रदेश पीसेस में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डंपिंग, डंपिंग क्या होता है, ओके, डंपिंग क्या होता है, यस, कॉस्ट प्राइस से भी कम में बेचना इज डंपिंग, जस्ट टू एलिमिनेट कंपटीशन। कॉस्ट प्राइस से भी कम में बेचना, कॉस्ट प्राइस से भी कम में बेचना जस्ट टू एलिमिनेट कंपटीशन इज डंपिंग। सिंपल भाषा में एक लाइन की डेफिनेशन, हाजियो, ओके,
उत्तर देहरादून एग्जाम्पल है, देहरादून वाज द हब ऑफ मिनिएचर बल्ब इंडस्ट्री। आप लोग में से जो लोग ओरिजिनल देहरादून के रहने वाले होंगे, आज से हाँ छोटे छोटे चाइनीज बल्ब, तो चाइनीज बल्ब कहते हैं पर वो मिनिएचर इंडिया देहरादून ही बनाता था। देहरादून वाज ए हब ऑफ मिनिएचर बल्ब इंडस्ट्री। आपके उत्तराखंड में या इधर वेस्ट यूपी में लड़ियां कहते हैं, हमारे लखनऊ साइड में इसे झालर कहते हैं, हमारे वहां झालर, यूपी साइड में झालर कहा जाता है। ओके, यहाँ लड़ियां बोलते हैं। ओके, तो ओरिजिनल अगर आप इंडियन लड़ी देखो जाओगे, उसमें एक अलग से बल्ब लगता था, वो पहले देहरादून में बना। पर चाइना ने अपने बल्ब को, अपनी लड़ियां को डंप करके यहाँ की पूरी इंडस्ट्रीज खत्म। क्योंकि जो इंडियन लड़ी होगी, अभी 2 महीने बाद, 90 दिन बाद दिवाली आ रही है, बहुत ही कम देशभक्त होंगे जो इंडियन लड़ी लगाते हैं। ज्यादातर 40 रुपए की एक पूरी लड़ी आ जाती है, इंडियन लड़ी लोगे तो 400 रुपए की पड़ेगी। 400 रुपए की एक लड़ी, 40 रुपए की, 400 में आपकी 10 लड़ी आ जाएंगी चाइनीज। तो चाइना डंप करता है भारत में चीज। डंपिंग क्या होता है? अगर कॉस्ट प्राइस से भी कम में बेचोगे, टारगेट क्या होता है? जस्ट टू इलिमिनेट कॉम्पिटिशन। डंपिंग चाइना का एक छत्र राज है, सस्ते में सस्ता, मतलब कम से कम में ज्यादा बिकेंगी तो प्रॉफिट तो होगा ही। तो दिस इज डंपिंग। तो ये छोटी छोटी डिफिनेशंस हैं जो कि आपको इकोनॉमी में याद होनी चाहिए, बिकॉज सिविल सर्विस आपका मेंस का एग्जाम यही पूछता है कि आपकी क्लैरिटी कितनी है, और यही चीज आपको हेल्प करेगी आपके नेक्स्ट स्टेज में। मेंस के बाद का जो नेक्स्ट स्टेज होता है इंटरव्यू, उसमें हेल्प करेगी। जब आपसे पूछा जाएगा ना कि अच्छा इसका मतलब क्या समझते हो, आप पूरा डिफाइन कर सकते हैं। ओके, लिखिए क्लास, नेक्स्ट लाइन। तो ये क्लियर है ना? ये क्वार्टर नहीं सेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग डालिए क्लास, क्यूनरी सेक्टर, पंचक क्षेत्र। क्यूनरी सेक्टर, क्यूनरी, ये दिस वन, क्यूनरी सेक्टर से हिंदी में कहते हैं पंचक क्षेत्र। अब पंचक क्षेत्र क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा डिफिनीशन अलग अलग है पर कॉमन है। ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी, तो जैसे एक वही ना अलग अलग डिफिनीशन है, वैसे इन जनरल जो मोस्ट एक्सेप्टेबल डिफिनीशन है कि द सर्विसेज विच इज फ्री टू ऑल। फ्री टू ऑल, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सर्विसेज, ओके, पुलिस सर्विस, फ्री टू ऑल। पुलिस ये थोड़ा ना कहोगे कि कोई जाएगा, कोई कहेगा हम आपकी एफआईआर लिखेंगे या इनकी एफआईआर नहीं लिखेंगे। पुलिस फ्री टू ऑल, ओके। एडमिनिस्ट्रेशन फ्री टू ऑल, ओके। फायर सर्विस फ्री टू ऑल। इसमें वो सर्विसेज हैं जो सभी के लिए उपलब्ध हैं, पर उसका कोई पैसा नहीं चाहिए। तो गवर्नमेंट एक तरीके से, गवर्नमेंट का देखा जाए, गवर्नमेंट इकोनॉमी को तो सपोर्ट करती है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, टॉप कॉर्पोरेट जॉब में आएगा तो वो तो फिर क्वार्टरनरी में चला जाएगा ना। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ना, एडमिनिस्ट्रेशन इज ओके। ओके, हेडिंग डालिए क्लास, क्यूनरी सेक्टर लिखिए क्लास। द क्यूनरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी is the sector, is the sector which is involved in, which is involved in administration, which is involved in administration, ब्रैकेट में लिख लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रैकेट में लिख लीजिए, लाइक, लाइक जनरल सर्विसेज, लाइक जनरल सर्विसेज, पुलिस, फायर सर्विस, पुलिस फायर सर्विस, which are not intended to make profit। ये मेन जान है, which are not intended to make profit। अब बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर को अगर क्यूनरी में लगा तो प्रॉफिट तो वो जनरेट करेंगे। which are not intended to make profit। the क्यूनरी sector is generally, is generally at a top, generally at a top level, generally at a top level where decisions are made, top level where decisions are made। these are the real policy makers, these are the real policy makers, policy makers
which which finalize the policy, and implement it in the and implement it on the ground level, and implement it on the ground level, ground level. तो स्टॉप। तो क्यों लिखे द मेन यूएसपी, या यूएसपी की जगह कोई अगर वर्ड और अगर यूज किया जाए, द मेन एनी वर्ड फॉर यूएसपी। नहीं नहीं, अरे नहीं, एक इंग्लिश वर्ड नहीं, यूएसपी नहीं, द मेन मेजर पॉइंट, द मेन, इसको ऐसे लिख लीजिए, द मेजर हाईलाइट ऑफ दिस सेक्टर इज द फ्री टू सर्विस। द मेजर हाईलाइट ऑफ दिस सेक्टर इज मेजर हाईलाइट ऑफ दिस सेक्टर इज फ्री सर्विस। फ्री सर्विस होनी चाहिए, मतलब प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए। और प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए इस कारण से हाँ, इस कारण से इस सेक्टर में डोमेस्टिक सर्विसेज भी आती है, कुछ इकोनॉमी कहते हैं डोमेस्टिक सर्विस भी आती है। वुमेन्स, घर के जो वुमेन्स होती है, अब चाहे आपकी मदर हो या आप अगर शादीशुदा हो, तो आपके जो बेटर हाफ है, तो वो अगर सपोज जैसे मैंने कहा ना, अगर मेरे बेटर हाफ मेरे को लंच ना दे और मेरे को ब्रेकफास्ट ना दे, तो मेरे में एनर्जी नहीं बचेगी मैं यहाँ आकर लेक्चर को परफॉर्म कर सकूं। ओके, तो जो डोमेस्टिक सर्विस ये नहीं कि मेड, मतलब जो आपके घर में मदर फादर या ग्रैंड पेरेंट्स जो आपको हेल्प कर रहे हैं आपके कैरियर बढ़ाने में, इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, तो वो भी ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर है, बिकॉज उसके लिए आप पैसे थोड़ा ना देते हो। हाँ, वो तो कोऑपरेटिव था भैया, वो कोऑपरेटिव था, वो कोऑपरेटिव था, आनंद मिल्क यूनियन वो कोऑपरेटिव था। ओके, अभी ध्यान रखना, एक हमारे यहाँ अभी एक टॉपिक होने वाला है, आपने अमूल जिक्र किया तो याद आ गया मेरे को, और वो टॉपिक सिर्फ देहरादून में हमारे यहाँ ही होता है। ओके, एंड दैट इज नोन एज, और ये एग्रीकल्चर का टॉपिक लेंगे सिद्धांत सर। इस एग्रीकल्चर का पूरा करीब 18 लेक्चर का टॉपिक होगा, एग्रीकल्चर, इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी का एग्रीकल्चर 18 लेक्चर में कंप्लीट, पूरा कंप्लीट। नबार्ड, ओके, किसान क्रेडिट कार्ड, ओके, फसल कितने तरह की होती है, कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन सी फसल, मतलब इंडियन ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर और इंडियन इकोनॉमी का एग्रीकल्चर वो अलग से होगा। 18-19 लेक्चर का टॉपिक पूरा सिद्धांत सर उठाएंगे। ओके, A to Z। अब मैंने सिद्धांत सर को क्यों दिया, जो लोग नए स्टूडेंट हैं जानते हैं, सिद्धांत सर का ऑप्शनल इकोनॉमी, सिद्धांत सर का आईएएस में ऑप्शनल इकोनॉमी है, उनका इंडियन इकोनॉमी है, इसलिए इकोनॉमी में भी मैं उनके कुछ कुछ पार्ट्स उनके लेक्चर्स के होंगे, जैसे प्लानिंग सिद्धांत सर पढ़ाएंगे, इंडस्ट्री सिद्धांत सर पढ़ाएंगे। ओके, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होगा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स पे, और सिद्धांत सर का जो होगा जिसमें ज्यादा डिक्टेशन पार्ट है वो मैं सिद्धांत सर को शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो इकोनॉमी मतलब मेरा रेशियो करीब रहेगा कि 70% इकोनॉमी, 80% इकोनॉमी मैं खत्म कराऊंगा, 20% इकोनॉमी सिद्धांत सर पढ़ाएंगे। एग्रीकल्चर का टॉपिक आपको सिद्धांत सर पढ़ाएंगे, जिसमें सब कुछ कंप्लीट, तो उसमें अमूल अमूल सारा चीज रहेगा। व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, आपके पिंक रेवोल्यूशन क्या है, ग्रे रेवोल्यूशन क्या है, एक एक चीज। ओके, भारत में पहली बार इकोनॉमिक सेंसस कब हुआ था? इकोनॉमिक सेंसस, आर्थिक सर्वेक्षण, भारत में पहली बार कैटल सेंसस कब हुआ था? पुराने स्टूडेंट्स को बता चुका हूं एक बार, कैटल सेंसस, कहीं तो एस्ट्रिक डाल के नोट कर लो। भारत में पहली बार इकोनॉमिक सेंसस 1977 में हुआ था, और इकोनॉमिक सेंसस हर 5 साल बाद होता है, ध्यान रखना, हर 5 साल बाद इकोनॉमिक सेंसस होता है। ठीक है, भारत में पहली बार कैटल सेंसस 1919 में हुआ था, व्हेन वाइसरॉय चेम्सफोर्ड वाज देयर, 1919। और कैटल सेंसस भी हर 5 साल बाद होता है। समझ में आई? ये सब छोटी छोटी बातें हैं, तो पता चला कब एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। ठीक है,
ये 1977 में हुआ था। पहला सेंसस 1977 में हुआ, दूसरा सेंसस 1980 में हुआ, तीसरा सेंसस 1998 में हुआ, फिर उसके बाद 5-5 साल बाद। ओके ओके, क्लियर है? क्योंकि अभी मैं 3 दिन ना बस मैंने भी पढ़ा, मैंने भी बस, क्योंकि वैसे मेरे को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, मैंने भी काफी चीजें अ, हैं? नहीं सर, मैं तो यही सब बना रहा था। अब आईआर के नए पीडीएफ नोट्स बना रहा हूँ, बहुत जबरदस्त। किताब अलग मिली है, आईआर के मेरी तरफ से पीडीएफ नोट्स अलग मिली। ओके, तो बिकॉज मेरा मेन मकसद है क्लास, मेरे के यहाँ जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं उनका सिलेक्शन। तो आईआर आईआर ये सब चीज सर अलग पढ़ाएंगे, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, पर मैं आपको आईआर के नोट्स अलग सप्लाई करके दूंगा, अलग अलग कंपाइल करके दूंगा इंटरनेशनल रिलेशन से। उसमें आपके लोअर पीसेस में भी, क्योंकि पिछली बार आईआर पूछ लिया गया था, यूएनओ की एजेंसीज, उसमें बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, केमिकल वेपन कन्वेंशन, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, आप देखोगे ये सारी चीजें सिलेबस में दे रखी। अब ये क्या हो जाता है ना, जहां पे टीचर आएंगे अच्छा पढ़ाएंगे, पर वो सारा चीज डिटेल से नहीं करा सकते। कंपाइल जब होता है ना तो डिटेल से होता है ना, सारा चीज बिल्कुल पिन पॉइंट वाइज से हाईलाइट, उसे हाईलाइट भी किया है, बोल्ड भी किया है, तो यू नो द थिंग्स। तो आई थिंक विद इन 10 days के अंदर मेरा कंपाइलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और वो चीज वो भी मतलब इट विल बी लाइक फ्री टू ऑल, वो वेबसाइट में डल जाएगी फ्री मटेरियल में, आप इसे डाउनलोड कर लेना एंड जस्ट गो थ्रू इट। ओके, लिखे क्लास, नेक्स्ट लाइन। तो क्यूनरी सेक्टर में लिख लीजिए क्लास, एज पर सम इकोनॉमिस्ट, एज पर सम इकोनॉमिस्ट this sector also includes this sector also includes domestic activities, this sector also includes domestic activities domestic activities such as those performed by stay at home parents, such as those performed by stay at home parents, performed by stay at home parents or homemakers, or homemakers, stay at home parents, stay at home parents, जो हमारे पेरेंट्स घर में रह करके हमें हेल्प करते हैं, स्टे एट होम पेरेंट्स और होम मेकर्स। तो सर दीज एक्टिविटीज आर नॉट मेजर्ड बाय मॉनिटरी अमाउंट, these activities are not measured by monetary amount। बड़ा कठिन होता है, घर मैनेज करना बहुत कठिन होता है, बाहर का काम बहुत आसान होता है। These activities are not measured by monetary amount but make a considerable but make a considerable contribution to the economy, but make a considerable contribution to the economy। कंसिडरेबल कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी। तो 5 सेक्टर हाइपोथेसिस क्लियर है ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, क्वार्टररी सेक्टर एंड क्यूनरी सेक्टर। देखिए क्लास, डिवीजन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, हेडिंग डाली क्लास, डिवीजन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। कल आप मेरी क्लास आज खत्म हो जाएगी, मैं आपका 6:30 बजे खत्म करूँ, 6:30 बजे नहीं होगी, कल सर ले लेंगे ना, मैं कल नहीं लूंगा गाइस, मेरे को थोड़ा सा अभी ना स्कैनिंग लेक्चर देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो मेरे को थोड़ा 3 days का वीक मिल जाएगा गैप, तो मैं ट्यूसडे से फिर रेगुलर क्लास लेने लग जाऊंगा ना। ओके, हाँ ओके। देखिए, डिवीजन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ वर्क मैंने आपको क्या बताया था, दो में होता है बेटा, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज। ओके, ऑर्गेनाइज सेक्टर संगठित क्षेत्र, सरकार का कभी बजट देखो, सरकार यही बोलती है संगठित क्षेत्र, मतलब वो क्षेत्र जहां पे लोग इकट्ठा होकर के अपना यूनियन बना सके, उनके अपने राइट्स हो, सरकार इकट्ठा उनके ऊपर कंट्रोल कर सके। अब कल को आप पुलिस में आ जाएंगे तो आपके कुछ राइट्स होंगे और कुछ राइट्स आपसे ले लिए जाएंगे। ओके,
तो हर गवर्नमेंट जॉब का, जैसे सपोज कल को कोई आईएएस या पीसीएस अधिकारी होता है, तो अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो वो उसके पास अधिकार है कि वो सीएटी, जो ट्रिब्यूनल है सीएटी, ओके, तो जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वहां पे जाकर के अपील कर सके। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के कुछ राइट्स होते हैं और कुछ उनके ऊपर एक तरीके से कंपल्शंस भी होते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के इन जनरल ज्यादा राइट्स होते नहीं है और उनके ऊपर कंपल्शंस भी बहुत कम। अब जैसे बगल के कोई दुकान हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई दुकान हो, वो कहता है कि हमारी इनकम हो ही नहीं रही, हम तो सालाना, मेरी इनकम तो 2.5 लाख से भी कम है। 2.5 लाख से वो दिखा रहा है इनकम कम है, तो सरकार मानेगी मानेगी 2.5 लाख से इनकम कम है तो उसको टैक्स 0 दे। बट अगर आप सपोज आपकी इनकम, सपोज आप लोअर पीसेस ऑफिसर हैं, आपकी इनकम 50,000 है, तो सालाना कितनी हो जाएगी? 6 लाख हो जाएगी। 3 लाख से ज्यादा है, आपको इनकम टैक्स देना ही देना है, आप उससे इनकम टैक्स छोड़ नहीं सकते। इसीलिए जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट, आपके अगर कोई फ्रेंड बड़े कॉर्पोरेट में है, वो बड़े परेशान रहते हैं। उनकी तनख्वाह होती है 20-25 लाख रुपए महीना, पर फिर उनका उतना ही ज्यादा परसेंटेज टैक्स। वो लोग ये कहते हैं हमारा तो आधा ज्यादा टैक्स तो गवर्नमेंट ले लेती है, क्योंकि प्राइवेट जॉब में आप पैसे छुपा सकते नहीं, सीधे सीधे बिल्कुल फ्लैट सेल परसेंटेज सरकार ले लेती। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर आपके वो सेक्टर होता है जहां के मतलब जिसपे सारी चीज बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलता हो, जहां पे वर्कर्स के कुछ राइट्स हो, वर्कर की यूनियंस हो, ओके, ये सारा चीज है। ऑर्गेनाइज सेक्टर जस्ट अपोजिट। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सरकार का उतना इंटरफेरेंस नहीं होता है, ओके। सरकार को स्पेशल कानून बनाने पड़ते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। जैसे अभी कह रहे नहीं है ना, दिल्ली में जब कोचिंग हादसा हुआ, सरकार क्या कह रही है कि कोचिंग इंडस्ट्रीज के लिए हम एक नया एक रूल लेके आएंगे, क्योंकि ये कोचिंग इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऐसे सरकार नहीं बना सकती, सरकार को एक अलग से कानून पास करना पड़ता। तो चाहे किसान हो गया, परचून की दुकान हो गई, ओके, टैक्सी वाला हो गया, ये सब किसमें है? ऑर्गेनाइज। सब्जी वाला हो गया, अनऑर्गेनाइज। डिफरेंस समझ में आ गया ना? ऑर्गेनाइज संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, हिंदी में कहते हैं असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ध्यान रखना, अगले थर्सडे को नया चैप्टर होगा इकोनॉमी का, नेशनल टर्म। ग्रे इकोनॉमी इन जनरल देखो बेटा, उसमें जो वर्कर्स हैं वो ग्रे इकोनॉमी में आते हैं। ग्रे इकोनॉमी इसलिए आप कह सकते हो उसे ग्रे इकोनॉमी कहते हैं, ओके। लिखे क्लास। द इकोनॉमी कैन बी ऑल्सो, द इकोनॉमी कैन ऑल्सो बी divided into two separate sectors, two separate sectors, separate sectors on the basis of, on the basis of work culture, on the basis of work culture. These are organized sector and unorganized sector. These are organized sector and unorganized sector. Organized sector and unorganized sector. देखिए, organized sector, organized sector is the sector which have fixed employment conditions, which have fixed employment conditions, rules and regulations, rules and regulations, where worker gets, where worker oblique employees लिख लीजिए, where worker oblique employees get assured work, where worker oblique employees get assured work and social security, employees get assured work and social security. मोस्टली ना हम भारतीय लोग इसलिए जाना चाहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी मिलती है कि रिटायर के बाद क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी, सोशल सिक्योरिटी। वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की सबसे बड़ी जान होती है, ऑर्गेनाइज सेक्टर।
सरकारी नौकरी की सबसे बड़ी जान पेंशन ही। केंद्रीय बहुत सारा ऑर्गेनाइज ही सेक्टर है सर। ओके, देखिए, दिस सेक्टर इज जनरली रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। दिस सेक्टर इज जनरली रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है इस सेक्टर के ऊपर। दिस सेक्टर इज जनरली रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट एंड न्यूमरस लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन, numerous laws, rules and regulations applies on this sector, applies on this sector। क्यों? हाँ, नहीं करें। तो अभी वहां पे अभी यूनियन का कहाँ है अलाउड? वो हुआ था तो अभी यूनियन प्राइवेट सेक्टर में यही तो ये जो है, ये अभी मैं पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा सर। आप एक्चुअली थोड़ा सा, आप थोड़ा चीजें, ये जो चीज है ना, ये भी ध्यान रखना, मेंस के टॉपिक्स हैं, प्री और मेंस दोनों के। ये ये गिग इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी। अब ये गिग इकोनॉमी क्या होता है नए इनको छोड़ के इन जनरल? ये प्री और मेंस दोनों है बेटा। बेटा डिलीवरी बॉय नहीं, गिग इकोनॉमी मतलब नथिंग इज परमानेंट। हाँ, फ्रीलांस मतलब आज इसमें है, कल उसमें है, आज जोमेटो में है, कल स्विगी में है, परसों अमेजन में है। गिग इकोनॉमी मतलब भारत की इकोनॉमी गिग इकोनॉमी बन रही है। गिग इकोनॉमी की निगेटिव की चीज क्या होगी बच्चा? गिग इकोनॉमी की सबसे बड़ी निगेटिव चीज होगी बेटा सोशल सिक्योरिटी है ही नहीं। 15-20 हजार, 25-25 हजार में जॉब हो रही है, बस। सोशल सिक्योरिटी क्या है? ना प्रोविडेंट फंड, ना कुछ सोशल सिक्योरिटी, ना पेंशन। तो जब तक उस पर्सन चल रहा है, काम चल रहा है, तो उसके घर में पैसा आ रहा है। जैसे ही उस पर्सन का सपोज एक्सीडेंट हो जाए, कहीं हाथ पांव टूट जाए, समझ पा रहे हो? इसलिए सरकार गिग इकोनॉमी को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहती, थोड़ा लॉस। हाँ, गिग इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी गिग इकोनॉमी। इसलिए बेटा मैं कह रहा हूं कि यहाँ आपको मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, कहीं से भी क्वेश्चन आए ना आप कर सकते हो। ऑर्गेनाइज सेक्टर भी मालूम है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी मालूम है, प्राइवेट सेक्टर भी मालूम है, पब्लिक सेक्टर भी मालूम है, गिग इकोनॉमी भी मालूम है। ये भी गिग इकोनॉमी का पार्ट ऑफ गिग इकोनॉमी। तो गिग इकोनॉमी, अब हमारे क्या कई फैकल्टीज हैं जो और जगह पढ़ा रहे हैं। गिग इकोनॉमी मतलब, और शब्द आसान शब्दों में, कॉन्ट्रेक्चुअल इकोनॉमी इज अ गिग इकोनॉमी। कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, इसके बाद आप मतलब काम, ये काम खत्म हो जाए, आपकी नौकरी पक्की नहीं है, आप जा सकते। तो ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल, ये भी गिग गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी के बहुत प्रकार है, गिग इकोनॉमी। ठीक है गाइस, ओके, अभी पढ़ाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में जैसे मैंने कहा क्रोनी कैपिटलिज्म पढ़ाऊंगा। ओके, ये सारा चीज नेक्स्ट चैप्टर, नेशनल नेशनल इनकम में पढ़ाऊंगा। ओके, लिखिए क्लास। मैं क्या लाइन बोल रहा था बेटा? हाँ, एक्ट अप्लाई ऑन दिस सेक्टर। वर्कर्स आर, वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, workers in organized sector enjoy security of employment। workers in organized sector employ enjoys security of employment। उन्हें इतनी जल्दी फायर नहीं किया जा सकता। security of employment, they are expected to work, they are expected to work for a fixed number of hours, they are expected to work for a fixed number of hours। SBI इधर 4 बजा नहीं। ओके, चीजें कदम। ओके, they are expected to work for a fixed number of hours। an employer cannot force them for overtime। an employer cannot force them overtime। and if they do, they have to pay them extra। and if they do, they have to pay them extra। ओके, बहुत अच्छी पोस्ट आती है, चेक करते रहना, कभी कभी हर साल नहीं आती, सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है।
them, they and if they do, the employer have to pay them extra. एक पोस्ट आती है, बहुत अच्छी पोस्ट, यूपीएससी लेता है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एपीएफसी यूपीएससी लेता है। ओके, सिर्फ प्री होता, सिर्फ प्री, आईएएस के लेवल का प्री होगा, प्रीलिम्स, मतलब जैसे जैसे असिस्टेंट कमांडेंट का प्री होता है ना, वैसे प्रीलिम्स होता है एपीएफसी। और प्री के बाद सीधे इंटरव्यू होता है। और आप लोगों में से जिन लोगों का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है, उनको एज मिलता है, उसमें लिखा होता है एपीएफसी में पबैड और लॉ वालों को ग्रेजुएट मिलता है। ये क्या होते हैं? ये प्रोविडेंट फंड कमिश्नर्स होते हैं। सरकार के हर बड़े जिले में प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होते हैं। वो प्रोविडेंट फंड कमिश्नर्स कंपनियों पे या प्राइवेट इंडस्ट्रीज पे निगाह रखते हैं कि आप अपने यहाँ जितने कर्मचारी हैं उनका सही से देखभाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सरकार बहुत काम करती है गाइस, मतलब एक प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होता है जो हर कंपनी में निगाह रखेगा कि तुम्हारे यहाँ अगर 10 से ज्यादा एम्प्लॉयर हैं, रेगुलर एम्प्लॉइज हैं, तो आपको प्रोविडेंट फंड रखना ही पड़ेगा, आपको प्रोविडेंट फंड अकाउंट रखना ही पड़ेगा। तो इसलिए मोस्टली क्या करते हैं कि ज्यादातर कंपनी वाले क्या करते हैं, वो 10 से कम ही परमानेंट एम्प्लॉय रखते हैं। अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, वैसे तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 18 लोग हैं, और 18 के में से मुश्किल से 2-3 ही लोग परमानेंट हैं, बाकी सब कॉन्ट्रेक्चुअल बेस। फैकल्टीज तो सब कॉन्ट्रेक्चुअल बेस होते, फैकल्टी कौन परमानेंट होती है, सब कॉन्ट्रेक्चुअल बेस होते। तो ये रूल है गवर्नमेंट का कि अगर आपके इंडस्ट्री में 10 से ज्यादा लोग परमानेंट हैं, एम्प्लॉयज हैं, तो आपको उनको प्रोविडेंट फंड देना होगा, प्रोविडेंट फंड रखना पड़ेगा। और ये सब चीज कौन देखेगा? प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। अब बड़ी कंपनी क्या करती है, बड़ी बड़ी कंपनी पैसे बचाती है, वो होली दिवाली प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को खुश रखती है, अच्छे अच्छे गिफ्ट देती हैं, और प्रोविडेंट कमिश्नर सीधे साइन कर देते हैं, हाँ भाई इनके यहाँ सब चीज बढ़िया। ओके, समझ लो बहुत अच्छी पोस्ट है ये। और समझ लो यूपीएससी एग्जाम लेता है, पर ध्यान रखना इसका एग्जाम ना हर साल नहीं होता है, हर दूसरे तीसरे साल। और सबसे बड़ी बात क्या है, सिर्फ प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स के बाद सीधे यूपीएससी में इंटरव्यू, एपीएफसी। ओके है, हाँ धौलपुरा सेम आईएएस का बोर्ड बैठता सेम, लास्ट 2020, हाँ तब वो आया था ना, इलेक्शन होने वाले थे ना, इसलिए तो अब 2-3 साल बाद आएगा। पर एपीएफसी पे निगाह रखना, बहुत बढ़िया एग्जाम होता है प्रोविडेंट फंड कमीशन। तो प्रोविडेंट फंड कमीशन किसको, सेक्टर को देखता है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को देखता है प्रोविडेंट फंड, कि जो एम्प्लॉयज हैं उनका फंड रखा जा रहा है, एम्प्लॉयज हैं भाई। अगर हमारी कंपनी में सपोज 10 से ज्यादा परमानेंट एम्प्लॉयज हो गए, तो भैया हमें जितना प्रॉफिट होगा ना, उसका 1%, काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन हमें एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में डालना पड़ेगा। तो हमारे पास उतना कम पैसा अवेलेबल होगा, जितना कम पैसा अवेलेबल होगा हम बिजनेस को ग्रोथ उतना कम कर पाए। तो इसलिए इंडस्ट्रीज प्रोविडेंट फंड नहीं रखना चाहती, पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को रखना पड़ता है। ओके, तो इसलिए ये प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से, प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही होते। समझ में आ रहा है ना, कोरिलेट कर पा रहे हैं ना? ओके, लिखिए क्लास, लिखिए। The government sectors, the government sectors, school, government schools, universities, government hospitals, big private corporations, big private corporations like Reliance, Tata, etc. come under organized sector. Tata, Reliance, etc. come under organized sector. इसीलिए जब टाटा रिलायंस क्या करते हैं, ये लोग भी आप कॉन्ट्रैक्ट पे रखने लगते। जियो में जो आपके घर में जियो खराब होता होगा, जियो टेक्नीशियन आता होगा, वो परमानेंट थोड़ा एम्प्लॉय होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल। क्योंकि परमानेंट रखोगे तो भैया उनका प्रोविडेंट फंड देना। सब पूरा बिजनेस खेल है बेटा, सब प्राइवेट, सब रखते ही नहीं है। रखोगे तो भैया फिर तो खर्चा बढ़ जाएगा ना। अगर मेरी कंपनी बड़ी कंपनी हो गई और जितने मैं एम्प्लॉय रखूंगा उन सबका प्रोविडेंट फंड मेरे को रखना। वो चीज कंपनी लॉ पूछिए भाई, मैं कंपनी लॉ का नहीं हूँ, वो डेट इज कंपनी लॉ। ओके, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर
is a self-employed sector, is a self-employed sector or a daily wage worker, or a daily wage worker daily wage worker worker which can also work from home. These persons are not covered by government acts pertaining to welfare schemes. These workers are not covered by government acts pertaining to welfare schemes. Pertaining to welfare schemes. Unorganized sectors is generally non-unionized, is generally non-unionized, ISED, non-unionized due to their casual or seasonal nature of employment, due to their casual or seasonal nature of employment, this sector is marked by low incomes. This sector is marked by low incomes, marked, M-A-R-K-E-D, marked by low income, unstable and irregular employment, unstable and irregular employment, unstable and irregular employment, and lack of any social security net, lack of any social security net, social security net, सोशल सिक्योरिटी नेट मतलब कोई पेंशन नहीं, कोई आपके जैसे किसी को कोई नुकसान हो गया तो कोई इंश्योरेंस का क्लेम नहीं। लिखे इन इंडिया 90% of workforce comes under organized sector. 90% of workforce comes under unorganized sector, comes under unorganized sector, comes under unorganized sector। ध्यान रखिएगा 90% हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। ओके 90%। देखिए द गवर्नमेंट इन 2008 passed a legislation known as Unorganized Worker Social Security Act, known as Unorganized Worker Social Security Act, Unorganized Worker Social Security Act। तो stop, next paragraph। Under unorganized sector we have under unorganized sector we have gig economy। यहीं पे gig economy डिफाइन कर दे रहा हूं। we have gig economy, GIG, we have gig economy। अब क्या है gig economy लिख लीजिए। a gig economy is a free market system, a gig economy is a free market system in which organization hire or contract workers for short span of time। ये सब ध्यान रखना, मेंस भी है। हायर और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स फॉर ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम
they are employed they are employed for a temporary period. They are employed for a temporary period to meet the company's requirement by having short-term engagements. Startups like Swiggy, Zomato, engagements. Startups like Swiggy, Zomato, Ola, Uber, ब्लिंकिट, जो भी लिखना चाहो काफी सारे हैं। ओके, अब ब्लिंकिट देखो, ये मैं कहता हूं भारत में स्किल्स की कमी है। कभी आप देखना, अगर आपने ब्लिंकिट से चीज मंगाई है तो 60% चांस है जो आपको डिलीवरी करने वाला बंदा आ रहा है ना, उसकी गाड़ी का नंबर देखिए। उसकी गाड़ी का नंबर होगा UP 12, UP 11, ओके, UP 14, UP 15। बहुत कम गाड़ियों का नंबर होगा UK। कारण क्या है? स्किल्स है नहीं। पढ़ाई लिखाई में किसी भी कारण से, मैं ये नहीं कह रहा कि ध्यान नहीं दिया जाए, पढ़ाई लिखाई ज्यादा हो नहीं पाई, तो जब स्किल्स नहीं है चाहे तो करेंगे क्या? डिलीवरी बॉय बन के रहेंगे। अब अब मुजफ्फरनगर में या सहारनपुर में उतना ज्यादा ब्लिंकिट थोड़ा चलेगा जितना कैपिटल में चलेगा। देहरादून कैपिटल है और उभरता हुआ कैपिटल, तो देख रहे हो ना भीड़ कितनी जार बढ़ रही है, कितने लोग आ जा रहे हैं देहरादून में। ओके, तो यहाँ पे आएंगे तो अब ब्लिंकिट लोग हैं या स्विगी है या अमेजन है, इन लोग को हायर एंड फायर के रूप में इस्तेमाल। दिल्ली में एक स्विगी डिलीवरी बॉय को पर डिलीवरी 20 रुपीज मिलता है। पर डिलीवरी 20 रुपीज मिलता है दिल्ली। तो अगर वो मतलब 25 डिलीवरी करेगा तो उसे 1000 रुपए, हाँ सॉरी, कौन सा, सॉरी मेरी मैथ्स वीक है बेटा। ओके, मेरी मैथ्स वीक है। 500 रुपए पर, तो सोच लो 30 का पास, सॉरी सॉरी मेरे ओके, तो 25, हाँ 25 500 रुपए जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है बेटा कि अब उससे क्या है, कंपनी ज्यादा देने से बच गई, कॉन्ट्रेक्चुअल हुआ, और जरा से भी कमी देखी तुरंत हायर। और इसी को कहते हैं गिग। सोशल सिक्योरिटी कुछ नहीं है, जब तक वर्कर के हाथ पांव चल रहे हैं काम चल रहा है, जब तक वर्कर के हाथ पांव नहीं चलेंगे काम। तो भारत सरकार या सरकार, इस ये सब आप लोग जब अधिकारी बनोगे ना, ये सब पॉलिसी मेकर्स हैं। ये सरकार कह रही कि इन कंपनियों के, अब जो स्विगी ओनर है या ओला के ओनर है या जोमेटो ओनर है, वो तो करोड़ों में खेल रहे हैं। तो उनका सरकार उनसे ये कहती है कि भैया कुछ अपने यहाँ वर्कर्स के ऊपर भी तो ध्यान दो। आप तो उन्हें भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करते हो। ओके, किस कंडीशंस में आप देख लो, मतलब कभी आप सोचो ना, जैसे कभी आप, बारिश बहुत तेज हो रही है कि आज आज तो बेटा कबाब खाएंगे। ओके, आपने बस स्विगी में डायल किया, वो बेचारा रेन सूट लगा करके, हैवी बिल्कुल ड्रेंच हो करके आपके घर में आके डिलीवरी मिल देगा। ओके, हाँ, वो बात मतलब इसको भी तुमने स्टडी कर रखी है, हैं? मतलब वो क्या, प्लान ए के साथ प्लान बी है, प्लान बी तो नहीं है कहीं तो। ओके, लिखे क्लास लिखो, डोंट वेस्ट टाइम। ओके, आई हैव टू। ओके, हाँ, ओके, क्या प्लेटफॉर्म फीस जाएगी? हाँ, हाँ, हाँ। तो प्लेटफॉर्म, आपका प्लेटफॉर्म फीस है ना। तो ये सारी चीजें। ओके, लिखे क्लास। इन इंडिया द गिग इकोनॉमी, इन इंडिया द गिग इकोनॉमी contributes contributes around 47% of वर्कफोर्स। 47% ऑफ वर्कफोर्स। ये मैं नीति आयोग का डेटा बता रहा हूं, एज पर नीति आयोग डेटा। 47% ऑफ वर्कफोर्स। 22% contributes high skilled force,
22% कंट्रीब्यूट हाई स्किल्ड फोर्स, ये नीति आयोग का लेटेस्ट डेटा है, एंड 31% कंट्रीब्यूट लो स्किल्ड फोर्स, 31% contributes low skilled force. Thus, gig workers are the part of unorganized sectors. Gig workers are the part of unorganized sector. तो बच्चों अब पता चल गया ना गिग इकोनॉमी क्या होती है, गिग वर्कर्स क्या होते हैं. ओके, आर द पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स. लास्ट हेडिंग डाल लीजिए, बहुत सिंपल सा, जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, वो आपको भी मालूम होगा. पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. लास्ट, हाँ, नेक्स्ट हेडिंग डालिए क्लास, नेक्स्ट हेडिंग डालिए. Division of economy on the basis of asset ownership. Division of economy on the basis of asset ownership. Division of economy on the basis of asset ownership. In India, on the basis of asset ownership, economy is divided into public sector and private sector. Economy is divided into public sector and private sector. Public sector is that sector where government owns most of the assets, and provides various services. Where government owns most of the assets and provides various assets. Government owns most of the assets and provides various services. Thus, the main purpose of public sector is to render services, not the profit. Is to render services, not the profit. तब यहाँ दोनों चीज है. To render सर्विसेज, गुड्स भी चीजें आ जाएंगी ना, गुड्स हो गए, बहुत सारी चीजें, बट हर चीज आ जाएगी ना, गवर्नमेंट जो प्रोड्यूस कर रही है वो उसमें चीज आ जाएगी. ओके, अब आप कोई भी चीज, सपोज वैसे तो अब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर की बहुत कम चीज बना रही है, सारी चीज तो प्राइवेट सेक्टर बना रहा, बट 1992 से पहले, 1991 से पहले हर चीज में पब्लिक सेक्टर ही था. ओके, लिख लीजिए क्लास. द पब्लिक सेक्टर कैन further be divided into central public sector enterprises and state public sector enterprises. Central public sector enterprises, central public sector enterprises, CPSE. ये जो BHEL है, सेल है, ये CPSE है. एंड स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जैसे यूपीपीसी, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन, एंड स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. स्टेट से तो उतना आता नहीं है, फटाफट थोड़ा सा वो लिख लो. सेंटर में, अंडर CPSE there are threefold classification. Under CPSC there are threefold classification. Number one, Maharatna status companies. इस साल बनी थी महारत्न कंपनी.
एनीबडी इन द क्लास? ब्रैकेट में लिख लो 2010। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में घूम फिर करके आती हैं। 2010। नंबर 2, नवरत्न स्टेटस कंपनीज 1997। ये सब डिटेल से सर पढ़ाएंगे जब इंडस्ट्री पढ़ाएंगे, ये सब डिटेल से इंडस्ट्री में आते हैं टॉपिक्स। नवरत्न स्टेटस कंपनीज। एंड नंबर थ्री में दो आती हैं, मिनी रत्न 1, मिनी रत्न 2। ये 1997 में बनी थी, मिनी रत्न 1, मिनी रत्न 2। ओके, तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज में कोई भी कंपनी तीन में डिवाइडेड होती है। महारत्न, जिसका 5,000 करोड़ प्रति वर्ष प्रॉफिट हो 3 साल तक, उसे महारत्न स्टेटस दिया। जैसे ओएनजीसी महारत्न, 5,000 करोड़ 3 साल तक लगातार प्रॉफिट हो तो महारत्न का स्टेटस मिला। ये सब डिटेल से इंडस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। नवरत्न 1997 और मिनी रत्न का भी 1997 है। पहले बेटा शुरुआत में नवरत्न ही बनी थी, ऐसा इंडस्ट्री में बताते हैं। पहले शुरुआत में 1997 में नवरत्न कंपनी बनी थी, मतलब जो टॉप 9 कंपनियां थी उनको नवरत्न स्टेटस दिया गया 1997 में, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार ने। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, इंद्र कुमार आई के गुजराल की सरकार ने नवरत्न स्टेटस दिया गया। फिर उनमें से जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करने लग गई तो 2010 में एक और कैटेगरी बनाई गई, महारत्न। तो नवरत्न से प्रमोशन होकर के महारत्न। तो महारत्न का आज कैटेगरी क्या है? 5,000 करोड़ प्रॉफिट लगातार 3 साल तक होना चाहिए। मतलब एक बार जिसको महारत्न मिल गया तो उसमें ऑटोनॉमी आ जाती है, सरकार का इंटरफेरेंस बहुत कम हो जाता है, वो अपने हिसाब से डील कर सकता है, वो अपने हिसाब से चीजें कर सकता है, सरकार का इंटरफेरेंस बहुत कम है। तो आज 3 कैटेगरी में आता है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। मिनी रत्न 2 कैटेगरी में 1 एंड 2। क्लियर है गाइस? ओके, याद रखिएगा, डिटेल से इंडस्ट्री पढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखिए क्लास पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर आपका चैप्टर खत्म है, ये चैप्टर प्राइवेट सेक्टर। इन द प्राइवेट सेक्टर, the ownership of assets and delivery service, the ownership of assets and delivery service, ownership of assets and delivery service is in the hands of private individuals, is in the hands of private individuals, is in the hands of private individuals. This sector generally works for profit. This sector generally works for profit, and state loosely control this sector. State loosely, ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल फुल्ली होता है, loosely control this sector. After the 1991, liberalization, privatization, globalization, LPG reforms. After the 1991 liberalization, privatization and globalization reforms, the private sectors came in forefront. The private sector came in forefront and public sector receded in background. The private sector came in forefront and the public sector receded, RECEDED, receded in background. Today, the government adopts public private partnership model, public private partnership model to engage the private sector with their expertise, so
समझ में आ गया क्लास? एंड हियर वी फिनिशेस द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन। ओके, आप लोग में से जिनको बच्चों को पहला लेक्चर नहीं मिला, मैं आपको अभी भेज दूंगा, कॉपी जरूर कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है गाइस? तो क्लास जैसा कह रहे हैं, आज मैंने प्रशांत सर का लेक्चर ले लिया है, तो कल प्रशांत सर थोड़ा लंबा पढ़ाएंगे, ठीक है? कल वो आईआर पढ़ाएंगे, पहले आपका सी सेट हो मैथ्स की क्लास होगी, रीजनिंग मैथ्स की क्लास होगी, उसके बाद आपकी मॉडर्न इंडिया की क्लास होगी, उसके बाद प्रशांत सर की क्लास होगी, ठीक है? और मेरी क्लास आपको क्लास ट्यूसडे को होगी, बिकॉज मंडे इज ऑफ बिकॉज ऑफ रक्षाबंधन। ओके, मंडे में क्लास, फैकल्टीज भी बाहर हैं, ओके, क्योंकि रक्षाबंधन इज अ मेजर फेस्टिवल, फैकल्टीज बाहर हैं, और मोस्टली जो आप खाली सीटें देख रहे हो, आपने उस दिन देखा होगा जब आप आए थे मंडे को, जिस दिन मेरी चोट लगी थी, तो यहाँ कोई सीट भी नहीं खाली थी। ओके, काफी सारे स्टूडेंट्स अभी चले गए हैं छुट्टी मनाने के लिए, तो ध्यान रखिएगा 20 को आई विल स्टार्ट विद ज्योग्राफी। नए स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मेरा पीरियड होता है ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी का। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आई विल टेक इंडियन इकोनॉमी। 3 दिन फिजिकल ज्योग्राफी, 3 दिन इंडियन इकोनॉमी, ताकि सब्जेक्ट स्पीड से चले, ठीक है गाइस? तो थर्सडे को आई विल स्टार्ट विद नेशनल इनकम, ओके, पूरा डिटेल से A to Z। नेशनल इनकम में क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये मेंस का क्वेश्चन बनता है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेसिंग, ये अलग से है, अलग से है उसके, नहीं नहीं, इसके बाद आएगा, नेशनल इनकम के बाद आएगा। अब चैप्टर लिखवाया तो है मैंने सारा चीज, ठीक है? इसका नेशनल इनकम चैप्टर आ रहा है, ठीक है? मंडे को हम इरोजन पढ़ेंगे, रिवर इरोजन, वो ट्यूसडे को क्लास। ओके, तो आई विश यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। ओके, और गाइस छुट्टियां पड़ रही हैं, तो इसको यूटिलाइज करिएगा। मैं पेपर भी बना सकता हूँ, पहले मैंने सोचा लाओ पेपर बना दूं, हमने कहा पहले काम कर सकता, काम मैंने काम को ज्यादा प्रेफरेंस दिया। ओके, तो अब मेरे को 3 दिन की छुट्टी मिल रही है, तो हो सकता है आपके 20 के बाद आपका मैं पहला पेपर ले लूं, जो मैं कब से कह रहा था पेपर आपका होना है, ठीक है? तो तैयार रहिएगा गाइस, ओके, और खूब मन लगा के पढ़ाई करिएगा। रिजल्ट्स, और ध्यान रखिएगा 20 या 25 तक, 20-21 तक फाइनल रिजल्ट आ रहा है पीसीएस का। हमारे यहाँ से 42 लोगों ने इंटरव्यू दिया है। जिस दिन पीसीएस का रिजल्ट आ जाएगा एकदम से, उस दिन वी विल हैव ग्रैंड पार्टी, लड्डू ढोल एंड सारा चीज, क्योंकि 42 में उम्मीद करता हूँ 10-15 तो होंगे ही होंगे हमारे यहाँ से पीसीएस। ओके, तो उस दिन पढ़ाई सस्पेंड होगी, जिस दिन अगर पीसीएस का रिजल्ट आता है उस दिन पढ़ाई सस्पेंड होगी। ओके, तो वी विल हैव, मतलब ये नहीं कि रिजल्ट आया आप लोग आओ ही ना, सिद्धांत सर नहीं, सिद्धांत सर तो अब देंगे, वो आप पीछे पे आएंगे, ठीक है? तो प्लीज अगर 20 को रिजल्ट आता है तो आना जरूरी है गाइस, क्योंकि जब आप दूसरे की खुशियों में शामिल होगे तो लोग फिर आपकी खुशियों में भी शामिल होंगे। ओके, तो जिस दिन रिजल्ट आएगा तो कई आप देखोगे एसडीएम डीएसपी जो सिलेक्ट हुए हैं वो भी मिलने आएंगे। ओके, तो क्लास उनको देख के फिर जोश भी आता है। ओके, क्योंकि रिजल्ट 4-5 दिन के अंदर रिजल्ट आ रहा है, 4-5 दिन के अंदर रिजल्ट आ रहा है, 2022 तक रिजल्ट आ जाए, मतलब पीसीएस का फाइनल, और जो नेक्स्ट पीसीएस का जो प्री का है वो आ जाएगा मेरे ख्याल 25 से 28 अगस्त के तक, 25-28 अगस्त तक आपके प्री का भी रिजल्ट आए। ठीक, दोनों चीजें हैं, मन लगा के तैयारी करिए। और आप लोगों के लिए जो लोअर पीसीएस आ रहा है, लोअर पीसीएस क्लास जनवरी से मार्च के बीच में आपका प्रीलिम्स हो जाएगा लोअर, तो तैयारी कर रहे गए। बड़ोनी सर मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। ओके, एक एक चीज बार बार रिपीट करके पढ़ा रहे हैं गाइज, तो उनके नॉलेज का फायदा लीजिए, टीचर के नॉलेज का फायदा लीजिए। ओके, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना कुछ लोग जिनसे मेरे को लगता है, जैसे स्टूडेंट भी कहते हैं डबल फीस चार्ज करनी चाहिए थी। ओके, नॉलेज का फायदा लीजिए। ओके, ओके, नॉलेज का फायदा लीजिए, मतलब अगर सिर्फ टीचर पढ़ा रहा हो और आप लिख रहे हो ना, कोई ज्यादा फायदा नहीं है। आपके क्वेश्चंस होने चाहिए ताकि आप मेरे से क्वेश्चन कर सको, और तब आपके पास रियल नॉलेज आ जाए। ओके, तो सी यू ऑन ट्यूसडे। ओके गाइस, कल आपका टाइम टेबल अभी सर आपको पोस्ट कर देंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके, टेक केयर।